हेलो जनता। फिर आज अपन यानी अब शाम हो चुकी है तो अभी अपन ब्लड को ब्लड चैप्टर को निपटाते हैं। ठीक है, ड्रग अफेक्टिंग कोएगुलेशन एंड ब्लड फॉर्मेशन। तो ये चैप्टर छोटा है इसलिए मैंने इसको उठाया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। ट्राई कर रहा था सीरियस करने की पर अब थोड़ा सा लेट है तो कम से कम ब्लड निपटा दिया जाए। एंड इस पे देखो हीमोस्टैटिक एजेंट्स, इस पे जो ड्रग्स होती हैं, इसका नाम से बता रहा है कोएगुलेशन। तो कौन सी ऐसी दवाई जो कोएगुलेट करने में मदद करेगी, मतलब अगर खून बहुत पतला हो गया तो गाढ़ा कैसे करोगे, एंड खून अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो पतला कैसे करोगे। तो ये इसमें कुछ हेमाटोनिक्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स, हेमाटोनिक्स, कोएगुलेंट्स और एंटीकोएगुलेंट्स, तो ये तीन ड्रग्स मेनली। एंड ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, जो कि भाई खून पतला करने के लिए, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, और हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स इसमें आई थिंक कंसीडर कर रहा है, पर हाइपोलिपिडेमिक लिपिडेमिक आई थिंक सीवीएस में दिया गया है शानबाग के हिसाब से। और अगर उसमें इसमें अगर इस चैप्टर में होगा तो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखते रिकॉर्डिंग चालू है ना, आवाज आ रही है? हाँ। तो मैं अपन बात करते हैं सीधा सिंपल से, जल्दी जल्दी निपटाएंगे इसको। ड्रग अफेक्टिंग कोएगुलेशन एंड ब्लीडिंग, तो हीमोस्टैटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं? दे अरेस्ट ब्लीडिंग आइदर बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन और बाय प्रमोटिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये क्या करेंगे, ये ब्लीडिंग को बंद कैसे करा सकते हो? या तो वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दोगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, या फिर कोएगुलेशन कर दोगे। खून अगर क्लॉट हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाएगी। हाँ, तो हीमोस्टैटिक्स और ये तो अपन सीधा सिंपल सा इस पे हेमाटोनिक्स पे दिया है क्या? इंटरनल कहाँ पे बेटा रुकिए, तो इसमें एक अलग से हीमोस्टैटिक्स के बारे में क्लासिफिकेशन दिया गया है। लोकल एजेंट्स जैसे स्टिप्टिक्स, एंटी स्ट्रिंजेंट्स, एड्रेनालिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिन, जेलाटिन, कैल्शियम एल्जिनेट, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज। और ये सिस्टमिक लोकल एजेंट्स क्या होगा, जिसको मतलब तुम टॉपिकली लगा दोगे। जैसे कि एस्ट्रिंजेंट्स में एलम आता है, मतलब फिटकरी जो होती है, फिटकरी को कुछ लोग जैसे नाई की दुकान में तुम देखते हो कि जब फिटकरी को यूज करते हैं फॉर किसके लिए, जो कट्स वट्स लग जाते हैं तो एस्ट्रिंजेंट्स को यूज करते हैं ताकि कोएगुलेट हो जाए ब्लड। सिस्टमिक एजेंट्स में विटामिन के, मतलब ये अपन पेरेंटली मतलब ब्लड पेरेंटली आईवी के थ्रू देते हैं। सिस्टमिक एजेंट्स में विटामिन के, फिब्रिनोजन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एडिनोक्रोम, मोनोसेमिकार्बिजोन, फिर इथेमसाइलेट और डेस्मोप्रेसिन, ये सब इसके एग्जांपल। फिर लोकल हेमोस्टैटिक्स से स्टिप्टिक्स में, these drugs are commonly used locally to control bleeding from capillaries and vein vessels. ब्लीडिंग फॉलोइंग टूथ एक्सट्रैक्शन, एब्रेशन हो गया, एपिस्टैक्सिस हो गया, मतलब ये जैसे आफ्टर शेव भी आता है। ठीक है, कि मतलब शेविंग करते टाइम किसी कट लग जाता है तो आफ्टर शेव लगाते हैं, वो अल्कोहल बेस्ड होता है। उससे क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है ब्लड। एंड एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई एस्ट्रिंजेंट क्या, प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स लोकली इन द ब्लीडिंग साइट एंड कंट्रोल कैपिलरी यूजिंग एस्ट्रिंजेंट्स। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, टैनिक एसिड, यूजफुल इन ब्लीडिंग गम्स। एड्रेनलिन तो वैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स के हिसाब से। एंड अरेस्ट ब्लीडिंग, कॉटन पैड्स होती है, सब इतना डिटेल में नहीं, बस इतना ध्यान रखो। फिर एड्रेनलिन किस पे अवॉइड करना चाहिए, शुड बी अवॉइड इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, arrhythmia, systemic heart disease, uncontrolled hyperthyroidism, as it may precipitate myocardial infarction or aggravate the existing condition। तो ये तो अपन ने पहले एएनएस पे देख चुके हैं। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन की बात करते हैं। थ्रोम्बिन यार ऑब्वियसली अपने ब्लड में ऐसा ब्लड में पाया ही जाता है। ठीक है, तो ये किसको एक्टिवेट कराता है, ये कौन सी स्टेप में आता है, फिब्रिन टू फिब्रिनो नहीं, फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, फिब्रिन को एक्टिवेट कराता है एंड फिब्रिन क्लॉट को फॉर्मेशन करता है। तो ये आर्टिफिशियली भी मिल जाएगा, फ्रीज ड्राइड पाउडर डिराइव फ्रॉम बोवाइन, यानी कि किसी जानवर के थ्रू या फिर ह्यूमन प्लाज्मा से भी एज अ पाउडर डिराइव किया जाता है टॉपिकली टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम कैपिलरीज। और ऑब्वियसली भाई अगर तुम कुछ ऐसा बाहर का फॉरेन बॉडी लगाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इस साइड इफेक्ट मिल जाता है। थ्रोम्बिन शुड नॉट बी इंजेक्टेड। फिब्रिन की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ फिब्रिनोजन, फैक्टर 12, थ्रोम्बिन, कैल्शियम एंड अदर क्लॉटिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर में यूज करते हैं। जेलेटिन की बात करते हैं, एड्सॉर्बेबल हीमोस्टैटिक एंड इज अवेलेबल एज अ स्पंज और अ फिल्म, तो स्पंज और फिल्म की तरह मिलता है ये। फिर कैल्शियम एल्जिनेट की बात करते हैं, सीवीड से मिलता है, एब्सॉर्बेबल हीमोस्टैटिक। ये इतना डिटेल नहीं, सिर्फ नाम पता होगा तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइज सेलुलोज हो गया, ये भी एब्सॉर्बेबल हीमोस्टैटिक है। फिर हीमोकोएगुलेस, हीमोकोएगुलेस क्या कर रहा है, सीधा सिंपल सा, हीमोकोएगुलेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम द वेनम ऑफ वाइपर, यानी जो सांप का जो एक जहर होता है ना, हीमोकोएगुलेस एंजाइम मिलते हैं वहाँ पे। इट इज अ पावरफुल हीमोस्टैटिक, मतलब ये कुछ तुमने, अब ये थोड़ा डिस्कवरी चैनल जिसने देखा उसको समझ में आएगा कि भाई कुछ ऐसे सांप होते हैं जिसका जहर एक बार जाता है ना तो खून एकदम से बहुत गाढ़ा हो जाता है, हीमोस्टैसिस होने लगता है, खून गाढ़ा होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोवाइड कोएगुलेशन, कोएगुलेशन होगा। एंड शॉर्टन ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम, देयर बाय रिड्यूसिंग ब्लड लॉस। और खून जब बहुत गाढ़ा हो जाता है कि सांप सांप ने काट लिया इस तरह से, ये तो अपन मेडिकली यूज कर रहे हैं उसको कंट्रोल वे में, पर अगर मान लो किसी ऐसे सांप सांप ने काट दिया
तो बहुत ही लगभग मान लो 5 मिनट 10 मिनट इवन 30 मिनट तक के पकड़ लो कि भाई उसके बाद खून जम गया, आर्टरी में जम गया, हार्ट में जम गया, ब्रेन में, ब्रेन जो वेसल्स जा रही है वहां पे खून जम गया, तो ऑब्वियसली डेथ होना पक्का हो जाता है। तो हीमोकोएगुलेशन एंजाइम की वजह से होता है, जो कि जहर में पाया जाता है वाइपर के। सिस्टमिक एजेंट्स की बात करते हैं, विटामिन के बारे में बता रहा है। विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है, सिंथेसिस क्लॉटिंग फैक्टर्स 2 7 9 10, ये अलग अलग इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर में है, सच इसका रोल रहता है सिंथेसिस करने का। एंड डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं फैट सोल्यूबल, और ये मैंने क्विनोन ये इसमें दिया गया है ज्यादा अच्छे से। ये विटामिन के, तो ये फाइटोनाडाइन और ये कोएगुलेंट्स में आता है, ठीक है, विटामिन के और मिसलेनियस। तो विटामिन के 1 जो होता है वो फाइटोनाडाइन, जिसे फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, प्लांट डिराइव होता है। और एक होता है के 3 मेनाडायोन, ये ज्यादा मोस्ट आई थिंक, हाँ ये कहाँ से आ रहा है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, ठीक है। वेरस के 3 जो के 2 है मेनाक्विनोन, जो कि बैक्टीरिया से आता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से। और के 3 मेनाडायोन फैट सोल्यूबल सॉल्ट और वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक, तो ये सिंथेटिक मिलता है के 3 सिंथेटिक है। हाँ, और जो अपना मेनाक्विनोन है, ठीक है, ये शानबाग में नहीं, वो शानबाग बोल रहा हूँ, इस पे नहीं दिया गया केडीटी में। तो जो के 2 है, विटामिन के 2 मेनाक्विनोन है, ये अपन को इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अब एक क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अलग लेवल पे भी जा रहा हूँ, कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें मतलब विटामिन के इंजेक्शन देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली देखो, अब जो बच्चा पैदा हुआ एकदम से, तो खाना वो ऑब्वियसली सिर्फ वो ब्रेस्ट फीड करता है, एंड उसमें विटामिन के 1 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। पर अब ऑब्वियसली भाई विटामिन के तो चाहिए उसको, तो विटामिन के इंजेक्शन या सप्लीमेंटेशन फॉर्म पे देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी उसके इतने डेवलप नहीं होते बच्चे के, कि भाई वो खुद से सिंथेसाइज कर ले, इसलिए अपन उसको ऐसा बाहर से देते हैं। तो आई थिंक ये शायद कहीं पे इसके बारे में लिखा हुआ है, मे बी, मेरे को जितना याद आ रहा है, बट नहीं भी आएगा तो मैं तुमको बता दिया, ठीक है, ये ज्ञान वाली बात है। ये किसी, मतलब आई थिंक किसी टीचर ने पूछा था एक बार, ठीक है। डाइटरी सोर्स के बारे में बता रहे हैं विटामिन के, तो ये वही पालक, पत्ता गोभी, टमाटर वमाटर में। और एस्टिमेटेड कितना चाहिए रहता है, 70 से 140 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए रहता है। फार्माकोकाइनेटिक्स बता रहा है, तो ये प्रेजेंस ऑफ विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है, फैट वाली चीजों को बाइल की जरूरत होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर विटामिन के इज ट्रांसपोर्टेड along with low density lipoproteins LDL and stored mainly in the liver, it metabolite excreted in bile and urine। तो ये सब हो गया। विटामिन के का एक्शन क्या है? एज अ को फैक्टर फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2 7 9 और 10, which allows them to bind calcium and membrane phospholipid during the process coagulation and osteocalcin। तो मेन बस इतना सिंपल से, ये को फैक्टर है, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसिस करने में मदद करता है। ये स्टेप तुमको अगर याद रहती है तो अच्छी बात है, गामा कार्बोक्सिलेशन ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज, ठीक है। इसका एक्शन होगा डेफिशिएंसी में। भाई अब डेफिशिएंसी में सीधे सिंपल से बता रहे हैं कि भाई क्या इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन की वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है, बाइल सॉल्ट नहीं है, लॉस ऑफ विटामिन, क्रॉनिक डायरिया हो रहा है तो उसकी वजह से साथ साथ विटामिन का भी लॉस हो रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरियल फ्लोरा की वजह से जो अपन को इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करके दे रहे थे विटामिन के 2, वो नहीं मिल पाएगा। इन विटामिन डेफिशिएंसी में क्या क्या होगा, इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड, एपिस्टैक्सिस मतलब कि भाई नाक वाक से खून बहना, एबनॉर्मल मतलब अचानक से ब्लीडिंग चालू हो जाना, हेमाटूरिया, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, तो ये ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कोएगुलेंट की कमी हो गई अपने अंदर। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ओरल विटामिन के सेफ, आईवी इंजेक्शन में कॉज फ्लशिंग, स्वेटिंग, डिस्निया, सिनोसिस, कोलैप्स, एनाफिलैक्टोइड रिएक्शंस, मेनाडाइन में कॉज हेमोलिसिस, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, कार्निक इन न्यूबॉर्न। तो ये सब एडवर्स इफेक्ट तुम पढ़ लोगे, बहुत इजी से, ये सब कोई अलग से एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं होती। फिर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो फाइटोनाडाइन, विटामिन के 1 की बात कर रहे हैं, ओरल, सबक्यूटेनियस, आईएम, आईवी, इतने सारे तरीकों से तुम इसे दे सकते हो। मेनाडायोन सोडियम डाइफॉस्फेट, विटामिन के 3 का पूरा नाम बता रहा है। ये वाटर सॉल्युबल प्रिपरेशन होती है एंड इज अवेलेबल फॉर आईवी, आईएम एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसे सबक्यूटेनियसली नहीं दे, क्योंकि सबक्यूटेनियसली तब देते हैं जब कोई चीज फैट सॉल्युबल हो, क्योंकि सबक्यूटेनियस के आसपास फैट स्टोर्स होता है ना, फैटी टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज यहीं पे मिलते हैं, और उसमें फैट होता है, तो फैट सॉल्युबल। अब ये वाटर सॉल्युबल है तो देने का मतलब ही नहीं सबक्यूटेनियसली। Melatonin and its water-soluble salts have low efficacy or endotoxic, as they are not commonly used। इसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता। But prevention and treatment of bleeding associated with vitamin K deficiency and obstructive jaundice with hemorrhagic symptoms, parenteral vitamin K is preferred। तो इवन मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट जो के 1 है वो ही ज्यादा यूज किया जाता है। के 3 को थोड़ा देख समझ के यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लो एफिकेसी एंड टॉक्सिक भी हो जाता है, उसके साइड इफेक्ट भी देखे अब भी तुमने। हाँ, तो यार हल्का हल्का नींद भी आ रही है, अभी तो चैप्टर चालू ही हुआ है ना।
ऐसा लग रहा है वीडियो पॉज करके कल सुबह इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी कितना बचा है भाई ये? बहुत है यार ये। 21। है पढ़ा तो है। बाकी इसमें ज्यादातर ज्ञान वाली बातें तो अपन जल्दी जल्दी निपटा देंगे, बट फिर भी 1 घंटे 20 मिनट के आसपास तो ये जाएगा यार। विटामिन K1 1 mg फाइटोनाडायोन जो आईएम के थ्रू देते हैं इस गिवन रूटीनली टू ऑल यूनिट्स। यही मैं बोल रहा था। तो ब्लीडिंग एज इंटेस्टाइनल फ्लोरा विच इज नेसेसरी विटामिन के इज नॉट डेवलप। इस पॉइंट की मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। सेकंड पॉइंट अच्छे से पढ़ लो और मैंने पहले इसका एक्सप्लेन कर दिया तो फिर से नहीं करूंगा। ठीक है, विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा पॉइंट है। To control bleeding or due to oral anticoagulant therapy, phytonadione is used. Vancomycin is a substance poisoning with hemorrhagic complication. फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स में कौन कौन से? कंटेन्स coagulation factor 8 with von Willebrand's factor. It is administered IV infusion to control bleeding episode in hemophilics. मतलब सीधा सिंपल सा ये जो हीमोफीलिया जिनको होता है ना, तो उसको ये coagulation factor 8 with von Willebrand factor के साथ मिला के देते हैं। एंड जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया में ना ब्लीडिंग काफी तगड़े लेवल पे होती है, थोड़ा अच्छे लेवल पे। इसके हीमोफीलिया के टाइप भी होते हैं, पैथोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा A B C। तो अलग अलग ए में फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है, बी में फैक्टर 9 क्रिस्पस फैक्टर, एंड फैक्टर 11 रहता है शायद हीमोफीलिया सी में। तो वो अलग अलग हिसाब किताब बताया जा रहा है। फिर एडेनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन, तो ये सब कहते हैं भी नहीं, इस पे इस पे भी नहीं, रेस्पिरेशन के बारे में बनना चाहिए थी भी। ये इसमें वैसोप्रेसिन जस्ट अभी जो पिछला वीडियो आया रीनल सिस्टम पे, उस पर अपन ने अच्छे से देखा था कि भाई रेस्पिरेशन का सिंथेटिक वैसोप्रेसिन का ही भाई है एकदम, सिंथेटिकली बनाया गया है, आईवी इन्फ्यूजन साथ देते हैं, कंट्रोल माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग हीमोफीलिया ए एंड वॉन विलब्रांड डिजीज। फिब्रोनोजन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा, कंट्रोल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद हाइपर फाइब्रोजेनेमिया, हाइपो फिब्रिनोजेनेमिया। किसी को फिब्रिन की वैसी कमी चल रही है, फाइब्रोजन कम है, तो उसको अपन फाइब्रोजन बाहर से देते हैं इंट्रावेनसली ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो पाए। अब एंटीकोएगुलेंट्स की बात करते हैं, तो एंटीकोएगुलेंट्स में देखो, हाँ हाँ हाँ, जो कि मेन चीज यही से पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कौन कौन से किस में डिवाइड किया गया? पेरेंटल होते हैं, ओरल। पेरेंटल यानी आईवी के थ्रू जाएंगे। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्टली मतलब कि थ्रोम्बिन को किसी मतलब थ्रोम्बिन के जो पहले वाले स्टेप्स है उनको रोक रहे हैं या इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन पे ही जाके इसको बाइंड मतलब बाइंड करके उसके साथ मिलके रोक देते हैं। तो कौन कौन से? तो पहले इन डायरेक्ट वालों को देखो, लेपिरिडिन, बाइवेलिरुडिन एंड एर्गेट्रोबैन। ठीक है, तो इसमें से जो लेपिरिडिन और बाइवेलिरुडिन है, ये तुमको थोड़ा सा याद हो सकता है रिडिन रिडिन के कारण, इसके सफिक्स के ध्यान से याद रखो। सॉरी। और जो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है उसमें कौन कौन से आते हैं? हेपेरिन, अनफ्रैक्शन हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट में ये अलग से ड्रग्स, इनॉक्सापेरिन, रेविपेरिन, नाइट्रोपेरिन, डेल्टापेरिन, फेर्नापेरिन एंड एर्डेपेरिन, ये जो ड्रग्स हैं इनको जरूर याद रखो अच्छे से, क्योंकि ये आई थिंक ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वाइवा में ही पूछ लिया गया था मेरे से तो एक बार। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स के बारे में नाम इनके याद रखो, इनॉक्सापेरिन, रेविपेरिन, नाइट्रोपेरिन, डेल्टापेरिन, ये चार तो एटलीस्ट याद रखो। बाकी एडिपेरिन पेरिनापेरिन भी तुमको याद रहता है, अच्छी बात है। फोंडा पेरिनक्स, फोंडा पेरिनॉक पेरिनक्स, ये इंडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। और एक है डायनापेरॉइड। वही बात है, फिर से वही कहूंगा भाई, नाम याद करने हैं तो लिख लिख के ही याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होंगे। फिर और ओरल एंटीकोएगुलेंट्स को बांटा गया है किसमें केमिकली? तो काउमेरिन डेरिवेटिव्स में कौन कौन से? बिस हाइड्रोक्सी काउमेरिन, डाइक्यूमेरॉल, वारफेरिन सोडियम। ये सोडियम वारफेरिन तो काफी ज्यादा इसका नाम आता है, ठीक है। फिर एसेनोक्यूमेरॉल, जिसे कि अपन निक्योमेलॉन भी बोलते हैं, नाइक्यूमेलॉन। और इथाइल बिस्कॉम एसीटेट, अजीब अजीब सा नाम है, ठीक है, मेरे को बोलने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत जा रही है इसको। तो फिर डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स, इसका एक ही है, रिवारोक्साबैन। रिवारोक्साबैन को ध्यान रखो भाई, ये बहुत कभी कभार ऐसे 2 नंबर पे पूछ लेता है, तो इसका ध्यान रखो कि क्या है। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर, ठीक है, डायरेक्टली फैक्टर 10A को इनहिबिट करेगा। तो कौन सी एक ड्रग है? रिवारोक्साबैन, रिवारोक्साबैन। ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है ओरली। ये पेरेंटरली कर रहा था, ये ओरली कर रहा है, तो ये है डेबिगेट्रन एटेक्सिलेट, डेबिगेट्रन एटेक्सिलेट, इसका नाम याद रखना। इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट, इन विट्रो का मतलब होता है क्या? एक होता है इन विवो बॉडी में, और इन विट्रो मतलब कि बाहर, बॉडी से बाहर भी अगर लाओगे और ब्लड में, जैसे कि मान लो तुम ब्लड बैंक पे काम कर रहे हो,
और अपन नहीं चाहते कि भाई जो ब्लड अपन ने एक्स्ट्रा मतलब किसी ने ब्लड डोनेट किया, तुम नहीं चाहोगे कि भाई वो ब्लड जाके कोएगुलेट कर जाए, ये तो लगा ही नहीं पाओगे यार, किसी और को चढ़ा नहीं पाओगे। तो इन्वेट्रा जो यानी इन्वेट्रा ने बॉडी के बाहर वाली जो बॉडी के बाहर यूज करते हैं एंटीकोएगुलेंट्स को, तो हेपेरिन है, सोडियम एडिटेट है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम ऑक्सलेट, और ये सब चीज तुम पैथो के ब्लड बैंकिंग वाले चैप्टर में तुम पढ़े होगे कि भाई सोडियम सिट्रेट को क्यों यूज करते हैं, हेपेरिन को कहाँ पे, ठीक है, कौन सी स्टडी में कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता है, ये सारे के लिए अलग करते हैं, सीबीसी वाले के लिए अलग करते हैं, ठीक है, तो ये तुम उसमें देख सकते हो। अब आते हैं इसमें एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग दैट प्रिवेंट प्रिवेंट और रिड्यूस कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। अब ये इसमें बता दिया इन विट्रो क्या क्या, पेरेंटल, ये सब अपन ने अभी देख चुके हैं। इनडायरेक्ट इन थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स की बात करेंगे। हाँ, तो हेपेरिन की बात करें, अनफ्रैक्शन हेपेरिन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड इन द बॉडी। फिर इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन देखो तो ये है यार, हम्म, ये तो एलएमडब्ल्यूज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इनमें हेपेरिन का बाइंड्स टू प्लाज्मा एंटी थ्रोम्बिन 383, 83 यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखा ना, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट का दिखा है। बाकी देखो हेपेरिन बाइंड करता है प्लाज्मा एंटी थ्रोम्बिन 3 जो 83 जिसे बोलते हैं एंड एक्टिवेट्स इट। तो फॉर बाइंडिंग टू 83 5 सैकराइड्स एंड एसेंशियल द हेपेरिन कॉम्प्लेक्स जो होता है द रेट ऑफ इनएक्टिवेशन एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, इनको इनहिबिट करता है कैसे, 83 के साथ बाइंड करके एंटी थ्रोम्बिन 3 प्लाज्मा एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ ये बाइंड करके उन्हें उसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 10A 2A, ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ए लिखा है ना, एक्टिवेटेड है, ठीक है, 11 12 13 इन सबको ये इनएक्टिवेट करता है। तो एक्सीलरेट 2A थ्रोम्बिन इनएक्टिवेशन, ये सब इतना याद भी नहीं रहेगा, मत बताओ, ठीक है। एट लो कंसंट्रेशन heparin selectively inhibits the conversion of prothrombin to thrombin. Heparin thus prevents further thrombus formation. Heparin high doses has antiplatelet action, prolong the bleeding time। तो कम इसमें क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन में selectively inhibit करता है conversion of prothrombin to thrombin, thus prevent thrombus, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट दिखाता है कम कंसंट्रेशन में। हाई डोज में हेपेरिन क्या करता है भाई, एंटी प्लेटलेट एक्शन दिखाता है, प्रोलॉन्ग्स द ब्लीडिंग टाइम, मतलब खून पतला कर देता है बहुत ज्यादा। It releases lipoprotein lipase which hydrolyzes triglyceride resulting in clearing of lipidemic plasma। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करोगे, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहे थे अपन, सो आईवी के थ्रू दे रहे थे, पेरेंटली इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली देते हैं। ऑन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट स्टार्ट इमीडिएटली, सबक्यूटेनियसली 1 से 2 घंटे लगते हैं। हेपेरिन हाईली प्रोटीन बाउंड, इट डज नॉट क्रॉस, ठीक है, ये डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर, सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी पे हेपेरिन को दिया जा सकता है। ये काफी मतलब ये पूछा जाता है एमसीक्यू में भी कि कौन सा एंटीकोएगुलेंट सेफ रहता है प्रेगनेंसी के द्वारा, तो प्रेगनेंसी में सर प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के दौरान ना कि द्वारा, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा एंटीकोएगुलेंट सेफ होता है, तो हेपेरिन होता है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा होता है और प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर रहा होता है। इनएक्टिवेटेड बाय लिवर इन बाय हेपेरिनेज एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हेपेरिन यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं, सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, इंटरमस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन may cause hematomas, hence should not be used। ड्यूरिंग हेपेरिन थेरेपी पार्शियल टाइम एपीटीटी जो होता है उसको मेंटेन करना रहता है और मॉनिटर करते रहते हैं। अरे यार कुछ हो क्या आने लग गए, अब तो नहीं गया ना, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्सट्रिंसिक, ये तो तुमने यार इसमें क्या बोलते हैं, पैथो में ही पढ़ा होगा, फिजियो में पढ़ के आ रहे होगे कि भाई ये इस तरह से चेन चलती रहती है जो अपना कोएगुलेशन पाथवे, तो ये इसी पे अब एलएम, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन से ये उसको इनहिबिट कर देते फैक्टर 10A, और ये जो 5 होता है इसको, एंड इन ये जो ये इसको इसको इवन ये तीन चार चीजें जो फैक्टर्स है, इसको हेपेरिन इनएक्टिवेट करते हैं, हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करके। तो ये थोड़ा सा एलएमडब्ल्यूज का डिफरेंस तुमको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्लीडिंग होती है भाई, मेन साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग, ओवरडोसेज में कॉज सीरियस एंड फेटल हेमरेज, ये तो कोई बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस वाली बात हो गई। हेपेरिन थेरेपी पीटीटी ये सब नहीं है, ये स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन, ठीक है हेपेरिन, तो हेंस रैपिडली न्यूट्रलाइज बाय एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। तो ये जो बोल रहा है प्रोटामिन सल्फेट, ये प्रोटामिन सल्फेट स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब हेपेरिन के अगर मान लो बहुत ज्यादा हेपेरिन तुमने दे दिया, ठीक है, तो करोगे, किसी को हेपेरिन की टॉक्सिसिटी होगी फॉर एग्जांपल, तो उसे ये सब होगा, हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो तुम उस टाइम पे कुछ हेपेरिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बॉडी में,
तो उसका कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग बेस दे दोगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगी चीजें। तो न्यूट्रलाइज कैसे करो? प्रोटामीन सल्फेट नाम का कंपाउंड होता है जो कि स्पेसिफिक हेपेरिन एंटागोनिस्ट है, प्रोटामीन सल्फेट। तो ये एज एंटीडोट की तरह काम कर रहा है। एंड ये बता रहा है 1 मिलीग्राम, तो ये कि 100 यूनिट ऑफ हेपेरिन को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ज्ञान वाली बात को मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ, बाकी तो याद रखना है, अच्छी बात है, याद रहता है, नहीं रहता कोई नहीं। प्रोटामीन सल्फेट जरूर ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। Hence the maximum ये नहीं। heparin induced thrombocytopenia. heparin rarely causes thrombocytopenia। मतलब क्या हो रहा है कि भाई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं, उनका उनकी कमी हो गई। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट फैक्टर हेपेरिन कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। thrombotic complication can occur, the incidence is higher with क्या बोलते हैं unfiltered heparin than with low molecular weight heparins. heparin should be discontinued. Low molecular weight heparins cannot be used in such patient। तो हेपेरिन के बारे में, इंड्यूस हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है तुमको, जिसमें कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो यार ऑब्वियस सी बात है। ऑस्टियोपोरोसिस, क्यों? डोज डिपेंडेंट ऑस्टियोपोरोसिस में तो ये डोज डिपेंडेंट ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि भाई हेपेरिन तुमने बहुत ज्यादा दिया, ब्लड या बहुत ज्यादा पतला हो गया, एंड कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ गया एंड ऑल दैट। रेयर लॉन्ग टर्म थेरेपी पे तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में फिर स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, कैल्शियम की कमी हो गई ना बोन्स में, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिवर्सिबल एलोपेसिया हैज बीन रिपोर्टेड। फिर वही मतलब बालों का झड़ना, जो एक ऐसा एलोपेशिया जो होता है, ऐसा यहाँ से पैचेस जो होता है बाल का, मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ का एक एरिया हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बाल नहीं है किसी के, तो वो ऐसा एलोपेशिया कंडीशन होती है। एंड रिवर्सिबल बोल रहा है कि भाई पैरन को बंद करोगे तो फिर से वापस आ जाएंगे बाल, तो ये एक रिपोर्ट किया गया है। abnormalities in liver function can test and occur and contraindicated कहाँ पे? hemophiliacs, patient with HIT, यही अपन ने जो देखे, तो क्या heparin induced thrombocytopenia, severe hypertension, intracranial hemorrhage, pectic endocarditis, active tuberculosis, peptic ulcer। यहाँ पे जहाँ पे पहले से खून या तो जा रहा है, ठीक है, मतलब खून पतला है या फिर खून लीक हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है, तो वहां पे उस कंडीशन पे तुम नहीं देना चाहोगे भाई ऐसी चीज जो कि और खून पतला कर दे। या और कोई खून पतला हुआ तो भाई ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। जैसे पेप्टिकल से बात करते हैं भाई, पहले से खून थोड़ा थोड़ा रिश्ते हुए बाहर निकल रहा है और बाहर निकलते जाएगा, दिक्कत हो गई। लो मॉलिक्यूलर वेट की में बात करते हैं तो एनॉक्सोपेरिन, डाल्टेपेरिन, ये नाम हो गए। और ये कैसे बनते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम स्टैंडर्ड हेपेरिन बाय फ्रैक्शनेशन, मतलब कुछ चीजों को तोड़ फोड़, मतलब थोड़ा सा हेपेरिन के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, उसे तोड़ते हैं, फ्रैक्शनेट करते हैं and तो ये क्या बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन वाइन लेस इफेक्ट ऑन एपीटीटी, ये सब इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है। मेन है क्या? एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है। हाँ, एक चीज और, द इफेक्ट ऑफ LMWH, मतलब कि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन आर नॉट कंप्लीटली रिवर्स बाय प्रोटामिन सल्फेट। तो प्रोटामिन सल्फेट अनफ्रैक्शन हेपेरिन के लिए में काम आता है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन पे काम नहीं आता। बाकी एडवांटेजेस देखोगे तो क्या है? हायर सबक्यूटेनियस अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर लॉन्गर टी हाफ, तो एक दिन में एक बार दोगे, आराम से चलते रहेगा। डज नॉट रूटीनली रिक्वायर एपीटीटी मॉनिटरिंग। लोअर इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये इसके एडवांटेज हो गए, पर डिसएडवांटेज भी, प्रोटामिन सल्फेट तुम यूज नहीं कर सकते, तो कुछ और करोगे और क्या। फंडापेनिक्स के बारे में बता रहा है, सिंथेटिक synthetic parenteral anticoagulant bind to antithrombin and selectively inactivates factor 10A without any, तो ये सब नहीं, does not require, बस इतना ध्यान रखो सिंथेटिक पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं फॉन्डापेनिक्स के बारे में तुमसे कोई। पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन पे जाके बाइंड करते हैं, इनएक्टिवेटेड इज नॉट बाइंड टू 83, ये 83 पे बाइंड नहीं होते, डायरेक्टली थ्रोम्बिन को बाइंड कर रहे हैं। तो लेपिरिडइन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की देन है, इनहिबिट्स थ्रोम्बिन इरिवर्सिबली, थ्रोम्बिन को ऐसा इनहिबिट करेंगे इरिवर्सिबली कि भाई अब गया वो कंपाउंड, अब नया बनाओ। एर्गोबैक्टेरियन, बाइविलिरुडिन आर सिंथेटिक रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स विद रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, शॉर्ट एक्टिंग, एडमिनिस्टर आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। और who are at risk of adverse effect is bleeding, इसका एडवर्स इफेक्ट है, खत्म। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स तक के आ गए अपन, ठीक है। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में भी यार मैं कहाँ तक के पढ़ा पाऊंगा फिलहाल, या अभी मैं कुछ अभी मैट्रिक्स तो बाकी का तो फिर ये छोटा छोटा है, ये मैट्रिक्स कुछ ज्यादा नहीं है, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, तो सुबह ही पढ़ाना चाहिए, तो मैं यहाँ से पॉज करूंगा फिलहाल। हाँ। हाँ, तो कहाँ थे भाई अपन? सॉरी, सॉरी क्या यार, अब मैं सो गया था, नींद आ रही थी तो इस टाइम पे। फिर कहाँ पे थे अपन? ओरल एंटीकोएगुलेंट्स चालू करने वाले थे। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, तो कॉम्बिनेंट डेरिवेटिव्स वही कल अपन बात कर चुके थे। डायरेक्ट फैक्टर 10 में रिवारोक्साबैन, ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में
क्या था, डेबिगेट्रन एटेक्सिलेट। हाँ, तो मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 and 10 of synthesis in liver is glutamic acid residues and carboxylate in liver, where vitamin K is cofactor carboxylation glutamic acid। कार्बोक्सिलेशन जरूरी रहता है ग्लूटामिक एसिड का, ताकि विटामिन के मतलब विटामिन के एक्टिवेट हो पाए एंड उसका फंक्शन परफॉर्म कर पाए। फिर epoxide reductase, ये क्या बोल रहा था, विटामिन के इज कन्वर्टेड टू इनएक्टिव epoxide form by oxidation and is regenerated to its active form by vitamin K epoxide reductase enzyme। क्या होता है कि विटामिन के का जब काम हो जाता है तो वो इनएक्टिव इपॉक्साइड इपॉक्साइड स्टेट में निकल जाता है, मतलब उस फॉर्म पे रहता है, और फिर से वो रीजनरेट होता है किसके थ्रू, वीकेओआर, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू। तो और फिर इनके बारे में बता रहे हैं, कॉमन डेरिवेटिव स्ट्रक्चरली सिमिलर to vitamin K, it competitively inhibits epoxide reductase, prevent regeneration of active form of vitamin K, resulting in inhibition of synthesis of factor 2, uh, 2, 7, 9 and 10 डाउन। और फिर इसकी वजह से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट शो होता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या होगा, ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड कोएगुलेट ना हो। तो विटामिन के जब इनएक्टिवेट कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव एपॉक्साइड फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन, और अगर इसको वीकेओआर एंजाइम के थ्रू, अब अगर इसको अपन ने वार्फरिन दिया, वार्फरिन क्या होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है विटामिन के, तो कॉम्पिटिटिवली एपॉक्साइड रिडक्टेज को ये इनहिबिट करेगा, प्रिवेंट रीजनरेशन वापस नहीं आ सकता। एक बार एक्टिव था वीकोआर, उस मतलब फिर वो क्या बोल सकते हैं, विटामिन के था, विटामिन ए इनएक्टिव फॉर्म पे गया एपॉक्साइड फॉर्म पे, उसे रीजनरेट करता है वीकेओआर। अब अगर अपन वार्फरिन देते हैं जो कि वीकेओआर को बाइंड कर लेता है, तो एक बार विटामिन के जाके इनएक्टिव हुआ तो अब वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, एंड एक्टिव नहीं हो पाएगा तो क्लॉटिंग या जो कोएगुलेशन कोएगुलेशन होता है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा ब्लड के थ्रू। तो ऑन सेट ये बता रहा है कि RS follows, तो ये सब इतना ध्यान नहीं रखने वाली बात है। मेन इसका, देयर इज ऑलवेज अ डिले इन द ऑनसेट ऑफ एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट बिकॉज द लेवल क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा डिक्लाइन स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 days। तो एकदम से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट नहीं शो होगा कि आपने वार्फरिन दिया और अभी हो गया। 1 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स पहले से प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार से एकदम से खाए और एकदम से क्लॉटिंग हो गई, नहीं, वो कोएगुलेशन एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट शो होने लगा। हाँ, और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेता है। तो ये डिलीवरी, मतलब डिलीवरी बोल रहा हूँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स को इसको देने से अपन थोड़ा हिचकिचाते हैं। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स आर एक्सीट एंड यूरिन स्टूल्स लॉन्ग, इसकी हाफ लाइफ भी अच्छी खासी है, 40 घंटे, ड्यूरेशन एक्शन भी 3 से 6 घंटे, एक गोली खाए 3 से 6 घंटे, 6 दिन तक इससे एक्शन चल रहा है। एंड एसिनिक तो ये नहीं, पर ये जो चीज है ना, ये जो टेबल है, ये टेबल 8.1, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा अगर चैप्टर में से, अगर देखा जाए ना, तो या तो वो तुमसे पूरा एंटीकोएगुलेंट पूछ लेगा, या फिर तुमको अगर 5 नंबर पे देगा तो ये डिफरेंस आ रहा है, ये तो भाई काफी जाना माना क्वेश्चन है, वॉर्फरिन वर्सेस हेपेरिन के बारे में क्या डिफरेंस होता है। तो हेपेरिन जो होता है नेचुरली ऑकरिंग होता है, वॉर्फरिन सिंथेटिकली होता है। ये एक्टिव इन वीवो एंड बॉडी के अंदर भी और बाहर भी हेपेरिन को यूज करते हैं। ये ओनली एक्टिव इन वीवो, यानी कि बॉडी के अंदर, बाहर मैं कल ब्लड बैंक्स के बारे में बता रहा था, उसमें अपन हेपरिन देते हैं, वॉर्फरिन का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई वॉर्फरिन बॉडी के अंदर काम करता है, एडमिनिस्टर पेरेंटली, पेरेंटली दे सकते हो, आईवी और subcutaneously, ये ओरली देते हैं अपन इसको, ठीक है, वॉर्फरिन ओरली जाता है। फिर एक्ट्स बाय एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन 3, ये मैंने बताया था, एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड इनएक्टिवेट्स फैक्टर 10A 2A, ये जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं तुमको, एक्टिवेटेड फैक्टर्स इन्हें इनएक्टिव करता है, और एंटीथ्रोम्बिन 3 को ये एक्टिवेट करता है। और वार्फरिन कैसे, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो विटामिन के से डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9 और 10, इनको ये इनहिबिट कर देता है। अपन ने अभी ऊपर मैकेनिज्म एक्शन देखे कि वीकेओआर को कॉम्पिटिटिवली जाके बाइंड करता है, ताकि विटामिन के फिर से एक्टिवेट नहीं हो पाता, विटामिन के एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये एक्टिवेट नहीं हो पाते, एंड जो अपना क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन का पाथवे है ये प्रॉपरली काम नहीं करता, एंड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट शो होता है। रैपिड ऑनसेट होता है हेपेरिन का, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है, इसका डिले ऑनसेट होता है, और इसका देखो, इसका 3 से 6 घंटे है, ठीक है, हेपेरिन का 3 से 6 घंटे का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसका 3 से 6 दिन का एक्शन है, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। फिर थेरेपी इज मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग एपीटीटी, एपीटीटी को अपन देखते रहते हैं हेपेरिन के केस में, इस पे आईएनआर, आईएनआर कौन सा टेस्ट था यार, एक सेकंड, आईएनआर कौन सा टेस्ट हो गया,
Blood test measure how internalized normalized ratio test is a blood test that measures how long it takes your blood for your blood to clot. कितना टाइम लगेगा तुम्हारे ब्लड को क्लॉट होने में, तो ये तो भाई अच्छा पीटी प्रोथर्मल टाइम थोड़ा सा। हाँ तो वही है कि भाई कितना टाइम लेगा तुम्हारा खून क्लॉट होने में, उसको आईएनआर बोल रहे हैं। इंटरनेशनलाइज क्या था यार, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। ठीक है, फिर ओवरडोसेज ट्रीटेड विथ प्रोटामीन सल्फेट के बारे में बात की थी। ओवरडोसेज ट्रीटेड विथ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड K1। तो अगर वार्फरिन की टॉक्सिसिटी होगी तो अपन विटामिन K1 देते हैं, और हेपेरिन की होगी तो कल बता रहा था हेपेरिन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं प्रोटामीन सल्फेट। डो नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, सेव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सेव प्लस क्रॉस प्लेसेंटल वेरिएंट टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक पोटेंशियल, टेरेटोजेनिसिटी पे अपन ने बताया था डिफॉर्मिटी हो जाती है अगर मतलब प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस किया, और कुछ ड्रग हो सकती है कि डेवलपमेंटल इश्यूज कर दे, या फिर वो उसका कोई ऑर्गन अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई पार्ट है बॉडी स्ट्रक्चर है जैसे कि हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो टेरेटोजेनिसिटी में आ जाता है, पोटेंशियल रखता है। हेपेरिन इज यूज मेनली टू इनिशिएट थेरेपी फॉर मेंटेनेंस। ये हेपेरिन इनिशिएट करता है थेरेपी में, थेरेपी जब चालू करने देते हैं हेपेरिन देते हैं, और मेंटेनेंस क्योंकि इसका भाई ड्यूरेशन एक्शन लंबा है, ओरली इसको अपन दे सकते हैं तो मेंटेनेंस करने में ज्यादा काम आएगा। हेपेरिन जबकि एक्सपेंसिव होता है, वारफेरिन नॉट एक्सपेंसिव। फिर द रोल ऑफ विटामिन के इन प्लॉटिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन, तो ये वही बता रहा है एक्टिव विटामिन के कार्बोक्सिलिक विटामिन के इपॉक्साइड, वीकेओआर जो होता है विटामिन के इपॉक्साइड, हाँ इपॉक्साइड रिडक्टेज, इसको ये एक्टिवेट करता है, तो अगर वार्फरिन देंगे तो इनहिबिट हो जाएगा। एंड अगर एक्टिव और फिर विटामिन के एक्टिव नहीं होगा तो ये जो जो फैक्टर्स दिख रहे हैं तुमको, फैक्टर 2, 2, 7, 9 और 10, तो ये प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, जो आगे का जो कोएगुलेशन पाथवे वो प्रॉपरली चलता नहीं है। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ब्लीडिंग होगी भाई सबसे पहली चीज तो, ठीक है, ये इसने आईएनआर के बारे में बता के रखा है, ये पीटी अपॉन रेफरेंस है जमाने भर का, इतना कुछ काम का नहीं है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट अपन ने बात कर चुके हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मे कॉज नेजल हाइपोप्लेसिया, सीएनएस एबनॉर्मलिटी, फीटल हेमरेज, अबॉर्शन, इंटरमिटेंट डेथ हो सकती है। स्किन नेक्रोसिस रेयर कॉम्प्लिकेशन भी पर हो सकता है। फिर अदर रेयर साइड इफेक्ट में डायरिया, एलोपेशिया, यूट्रिकेरिया, डर्मेटाइटिस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एनोरेक्सिया, ये सारी चीजें। ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो फिर वही बोला मैंने, अभी फर्स्ट टाइम पे तुम्हें कुछ चीजें नहीं आएंगी, जैसे अभी बार्बिचुरिटी सीएनएस पढ़ोगे उसके बाद आते हैं समझ में। ओरल contraceptives, the level of clot effect increases, leading to decreased anticoagulant effect, पेनिटोइन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारा अदर ये एनसेड वाला पढ़ चुके हो तो एक बार देख लो, एनसेड एफएन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट एंड डिस्प्लेस वार्फरिन फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, दस पोटेंशियल वार्फरिन इफेक्ट। एनसेड्स में भी एंटी प्लेटलेट इफेक्ट पाया जाता है, जैसे कि एस्पिरिन की बात करते हैं इसमें, वार्फरिन तो एस्पिरिन कहीं पे नहीं दिया गया। हाँ यार ये शायद नई वाली में आया है अलग से, पुरानी वाली में नहीं है। तो हाँ एस्पिरिन है, तो यार वार्फरिन तो एस्पिरिन, सॉरी। तो ये लिखा तो है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे प्रैक्टिकल में पूछ लिए थे, तो वार्फरिन को एस्पिरिन के साथ क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो NSAIDs have an antiplatelet effect and displace warfarin from the plasma protein binding site. Thus potential warfarin का इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होने के एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ गई। तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक था इसमें, उन्होंने पूछा मेरे को एग्जैक्ट थोड़ा थोड़ा याद था कि यार एस्पिरिन की वजह से भी खून पतला होता है, लो डोज एस्पिरिन की वजह से, एंड वार्फरिन की वजह से खून पतला होता है, पर उन्होंने पूछा कि क्या ये देना, तो उन्होंने कहा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मैंने कहा मैम कॉन्ट्राइंडिकेटेड मे भी नहीं होगा, मतलब मैं थोड़ा सा वहां पे हल्का सा मतलब आर्ग्यू, क्योंकि मेरे को आंसर एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बताया कि मैम अगर कंट्रोल्ड डोज में, क्योंकि फार्मा का खेल यही है, मैंने कहा कि मैम बहुत अगर लो डोज में एंड कंट्रोल मेजर पे दिया जाए, एंड काफी हाईली, अगर जो पेशेंट है उसको काफी ज्यादा हाईली उसको ब्लड कोएगुलेट मतलब कोएगुलेशन हो रहा है, थ्रोम्बो क्या बोल सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर हो रहा है हाई लेवल पे, तो फिर मैम ने कहा कि हाँ, मतलब वो थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइड थे कि भाई अ, मतलब आपने एक ऐसा क्योंकि फार्मा में ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा नहीं हो पाता, तो मैंने थोड़ा सा बताया कि यार मैम जो एस्पिरिन का भी लो लो डोज में इफेक्ट होता है एंड वार्फरिन का भी, तो अगर हम उससे, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसका ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया है किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से, तो जैसे कि मेरे को थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म तो बहुत हाई लेवल पे है किसी को, तो उसको ये दे सकता है अगर अपने पास कोई ऑप्शन ना हो तो वो आंसर थोड़ा सा जम गया था मतलब सिचुएशन के हिसाब से, एंड मार्क्स मिल गए थे ठीक ठाक।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वारफेरिन एक्शन, कौन कौन से वारफेरिन एक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो लिवर डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म रिजल्ट इन डिक्रीज लेवल क्लॉटिंग फैक्टर, एनहांस एंटीकोएगुलेट इफेक्ट, फिर एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन के एंड हेरिडिटरी वारफेरिन रेजिस्टेंस, डिक्रीज एंटीकोएगुलेट इफेक्ट। तो भाई ये तो अब सीधी सिंपल सी हिसाब किताब, समझाने वाला कुछ नहीं बचता। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सिमिलर टू हेपेरिन, इन एडिशन वारफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। हेपेरिन को प्रेगनेंसी पे दिया जा सकता तो सेफ होता था, वारफेरिन को अपन नहीं देते। फिर ओरल डायरेक्ट में ऐसे डेबिगेट्रिन एटेक्सिलेट की बात करते हैं, प्रो ड्रग होती है जो कि कन्वर्ट होती है डेबिगेट्रिन पे। इट कॉज रिवर्सिबल इनिबिशन, ध्यान रखो, रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ थ्रोम्बिन, रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ थ्रोम्बिन। एंटीकोएगुलेट इफेक्ट इज रिवर्स्ड बाय आईवी, आई क्या लिखा है, एडारिसिजिमैब के थ्रू, आईवी एडारिसिजिमैब। अगर किसी ने ओरल ये जो ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन डेबिगेट्रिन एटेक्सिलेट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया, गलती से हो गया, दो एक गोली खानी थी, दो या तीन खा लिया, जैसा भी कुछ गलती हो गई है, कभी जानबूझ के खा लिया, तो उसको अपन रिवर्स कर सकते हैं। आईवी इडारियो आई दारूसीजुमैब, इडारिसीजुमैब या आई दारूसीजुमैब, जैसे याद रहे। फैक्टर 10A इनहिबिटर्स में रिवारोक्साबेन, एपेक्सिबेन, ओरली इफेक्टिव डायरेक्ट इनहिबिटर्स ऑफ फैक्टर 10A। और यूज क्या हो जाता है इसका? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ, किसका? प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। एडवांटेज ओवर वारफेरिन इंक्लूड फास्टर ऑनसेट होता है इन सबका, एंड शॉर्टर ड्यूरेशन एक्शन, लो इंसिडेंस ऑफ ब्लीडिंग, लेस ड्रग इंट्रैक्शन, नो रिकमेंडेड लेबोरेटरी मॉनिटरिंग। ये सब इसके एडवांटेज हो गए। थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या हो गए? तो भाई अपन ने अभी देखे वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इस पे क्या हो जाता है कि भाई वीनस थ्रोम्बाई में जो वेन्स होती है उसमें थ्रोम्बस इकट्ठा होता है, मेनली फॉर्म ड्यू टू फाइब्रिन नेटवर्क विद अ लॉन्ग टेल दैट कैन इजीली अटैच एंड रिजल्ट इन एम्बोलाइजेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। कभी कभी क्या होता है कि मान लो जैसे यहाँ पे क्लॉट हो गया, या डीवीटी तुमने सुना होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर पे भी, नहीं पढ़ा तो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हाथ है मेरा, हाथ में जो वेन्स वेन्स जा रही है, ठीक है, वेन्स में अगर क्लॉटिंग हो गई, सीवियर क्लॉटिंग हो गई, और एक फाइब्रिन का नेटवर्क वेटवर्क है, ऐसा क्लॉट बन गया थोड़ा बड़ा सा। अब क्या हुआ कि अगर वो क्लॉट जाके टूट गया, एंड क्लॉट जाके टूट गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा उसकी वजह से? क्लॉट अगर जाके टूटा और फिर वो सॉर्ट ऑफ आगे निकल चुका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे वो बना था, एंड उसका एक टुकड़ा, एक पीस जो है वो टूट के अपने सर्कुलेशन में पहुंचा पहुंचा पता चला वो हार्ट के किसी वेसल पे जाके अटक गया, या फिर ब्रेन पे किसी बहुत बारी कॉमन चीज दिखते हैं, ब्रेन पे कहीं जाके किसी आर्टरी या वेन, मतलब वहां पे जाके क्लॉट जाके अटक गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई? स्ट्रोक होने के चांसेस, हार्ट में इश्यूज हो सकते हैं, एरिथमिया हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो इसलिए अपन थोड़ा सा इससे डरते हैं। जाके वो लॉन्च कर गया, ब्रेन पे जाके डिसलॉज करेगा, तो भाई सर्कुलेशन होगी जो ब्रेन के जिस भी वाइटल, ब्रेन अपने आप में पूरा वाइटल ऑर्गन आता है, वहां पे कहीं पे एक छोटी जगह पे अगर सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि भाई उसे कुछ सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो होने लगे, या फिर उसको कभी कभी मतलब बेहोश हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, अपना एपिलेप्सी वाला चांस हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखते हैं। एंटीकोगुलेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ट्रीटमेंट इनिशिएटेड पेरेंटल, वही या तो लो मॉलिक्यूलर वेट, या फिर अनफ्रैक्शन हेपेरिन, या फिर फोंडापेरिनेक्स, बिकॉज ऑफ द रैपिड एक्शन प्रेफर्ड होते हैं, ये बात कर चुके हैं अपन ने। और फिर बेटर बायोअवेलेबिलिटी, ये सब तो हिसाब किताब का काम का नहीं है। हाँ, it is also indicated in patients who require anticoagulation but have a high risk of bleeding post surgery due to short lasting effect। पे अपन किसको देते? ये क्या बोल रहा, यूएफएच को दे रहे थे ना, रिवर्सिबिलिटी। हाँ, हेपेरिन को ही बोल रहा है, अनफ्रैक्शन हेपेरिन, यूएफएच अनफ्रैक्शन हेपेरिन। ऑल्सो इंडिकेट उन पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है जो कि जिनको एंटीकोagulation की जरूरत होती है, बट हैव अ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर मतलब पोस्ट सर्जरी के बाद क्या हो गया कि भाई खून पतला भी रखना है पर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उस टाइम पे यूएफएच इसलिए यूज करते हैं, शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट है 3 से 6 घंटे का, ऊपर से रिवर्सिबिलिटी के लिए अपन क्या करेंगे? प्रोटामिन सल्फेट दे दो भाई, कभी भी ऐसा लगा कि भाई खून ज्यादा ब्लीड कर रहा है, बह रहा है मतलब से उस पेशेंट से, तो अपन ने सीधा सिंपल प्रोटामिन सल्फेट का इंजेक्शन उसको दिया आईवी के थ्रू, जैसे भी, एंड चीजें नॉर्मलाइज हो सकती है, कंट्रोल में हो सकती है, मेंटेन की जा सकती है। वहीं पे ये फंडामेंटल्स कंटिन्यू 4-5 डेज टिल इफेक्ट ऑफ वार्फरिन इज ऑब्टेन्ड। इतना झमेला मत वाली है, बस इसको ये देख लो, प्रोफिलैक्सिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में बताया, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फॉलोइंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी लाइक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट, तो उस पे फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स वार्फरिन, डेबिगेट्रिन, रिवारोक्साबेन, used to reduce the risk of systemic embolization and stroke in patients with atrial fibrillation।
स्ट्रोक के बारे में अपन बात कर चुके हैं, सिस्टम एम्बोलाइजेशन किसी भी जाके कहीं लॉन्च कर दिया। अब मान लो यही चीज पल्मोनरी आर्टरी वार्टरी में जाके लॉन्च कर गई, तो प्रॉपर सांस मतलब अपन सांस ले पा रहे हैं पर ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पा रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो बॉडी में एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एसिडोसिस कंडीशन बढ़ रही है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे अपन देंगे एंटीप्लेटलेट्स आर द प्राइमरी एजेंट्स यूज्ड इन एमआई। क्यों? इन पेशेंट्स अंडरगोइंग स्टेंटिंग के टाइम पे जब स्टेंट डलता है हार्ट में, शॉर्ट कोर्स ऑफ पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स एडमिनिस्टर कि खून पतला रहे, तो इजीली कहीं पे अगर क्लॉटिंग व्लॉटिंग हो तो वो निकल जाए, सॉर्ट ऑफ क्लियर आउट हो जाए। एंटीकोएगुलेंट्स विटामिन के एंटागोनिस्ट लो डोज along with low dose aspirin are used in patient with prostatic walls। ये सब पढ़ना है तो पढ़ लो। समरी ऑफ एक्शन, तो ये समरी ऑफ एक्शन जरूर ध्यान रखना हेपारिन की क्या है खासकर, हाँ ये, और डेबिकेट्रन की याद रखना, रिवारोक्साबेन की, ये चार पांच, ये पांच तो मतलब पूरा ही कर लो यार, एक बार ये टेबल को अच्छे से देख लेना, बस इनमें से ये जो पांच है ये खासकर पूछी जाती है बीच बीच में कभी ना कभी। एंड किस पे क्या, किसमें 83 एक्टिवेट हो रहा था, हेपारिन हो गया, फिर ये इसमें भी 83 ही, क्योंकि हेपारिन ही है एट द एंड, पर इसमें फैक्टर 10A इनएक्टिवेट होता है, इसमें सारे ही फैक्टर, वन फ्रैक्शन में सारे ही फैक्टर्स इनएक्टिवेट हो रहे हैं। और डेबिकेट्रन में डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहा है ओरली, रिवारोक्साबैन एपिक्साबैन की भी ओरली, तो डायरेक्ट इनहिबिशन कर रहा है 10A का। फिर वार्फरिन के बारे में अपन ने देखी चुके, विटामिन इनहिबिट करता है किसको, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, वीकेओआर, वीकीआर, जिस वीकेओआर के नाम से इसको लिखा गया था, है ना। तो ये जो रिवीजन के टाइम पे जब ये टेबल्स को तुम पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी चीजें हो जाती है, एंड ऑब्वियसली वो ये वीकेओआर ही बोल रहा है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, टेबल्स के थ्रू ही तुम्हारा काम बहुत हद तक के चल जाता है। फिर फिब्रिनोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स की बात करते हैं, अब क्या है, इन रिस्पॉन्स टू फिब्रिनोलाइटिक्स का कहा गया, ये फिब्रिनोलाइटिक्स, तो फिब्रिनोलाइटिक्स क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक्स, मतलब जो मान लो थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस क्या होता है, मतलब वही जो क्लॉट के बारे में जैसे मैंने बताया, फिब्रिन और प्लेटलेट्स और इन सब का एक जो मैशवर्क होता है वो थ्रोम्बस बनाता है, तो थ्रोम्बोस, अगर इसे इधर थ्रोम्बस अटका हुआ है तो उसको मुझे अगर डिसॉल्व करना है, उड़ाना है, तो थ्रोम्बोलाइटिक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये तुमने यार 11th 12th में इसके बारे में सुना होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस होता है, एल्टेपाइस, रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, और ये है एंटी थ्रोम्बोलाइटिक या एंटी फिब्रिनोलाइटिक, ये फिब्रिन को तोड़ने नहीं देता। मान लो किसी को जैसे इंजरी हुई है यहाँ पर, एक जो बोलते हैं ना, एक स्कार बन जाता है बाहर से, अब अपन नहीं चाह रहे कि भाई वो टूट जाए, या कोई बंदा है जिसको, जिसका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसपे फिब्रिन ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, तो ऑब्वियसली भाई अब वो जो पपड़ी जमती है, फिर वो पूरा हील होता है स्किन, उसके बाद वो बाहर निकल जाती है। अब अगर किसी को पहले से दिक्कत है कि भाई उसका फिब्रिन जेनेटिकली स्टेबल नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा रिपेयर हुआ उसके बाद वो अगर निकल गया, तो ऑब्वियसली फिर से डैमेज होगा, ब्लीडिंग हो रही है, एंड हील होने में बहुत टाइम लगेगा, तो अपन तब उस केसेस में एंटी फिब्रिनोलाइटिक, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक जो भी ड्रग है, कौन कौन सी, एप्सिलन अमीनो कैप्रोइक एसिड, EACA, और ट्रेनेक्सिमिक एसिड, ठीक है। Fibrinolytics in response to stimuli, injury status, tissue plasminogen is released, vascular endothelium. It binds to fibrin-bound plasminogen and converts to plasmin, which degrades fibrin. Fibrinolytics are the drugs that lyse thrombi rapidly by promoting conversion of plasminogen to plasmin. और प्लाज्मिन डिग्रेड्स फाइब्रिन, फिब्रिन के जो थ्रेड्स होते हैं रैपिडली एंड डिसॉल्व्स द ब्लड क्लॉट। ये वही बताया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे, मतलब पूरा मैकेनिज्म एक्शन बता रहा है, एंड क्या फिब्रिनलाइटिक्स किस तरह से प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन कन्वर्ट करता है, और प्लाज्मिन जो होता है वो फिब्रिन को डिग्रेड करता है, रैपिडली डिसॉल्व करते जाता है। एंड फिर इसके बाद ये सब दवाई का छोटा थोड़ा इंट्रोडक्शन, यूज क्या है, एक्यूट एमआई में देते हैं। मेन एम ऑफ फिब्रिनलाइटिक थेरेपी इज टू रिस्टोर कोरोनरी आर्टरी पेटेंसी, कोरोनरी आर्टरी में मान लो अगर थ्रोम्बस जाके अटक गया है तो उसको अपन को तोड़ के निकालना है, ताकि सर्कुलेशन पहुंच पाए भाई, ऑब्वियसली। Used as alternative in reperfusion with PCA cannot be done. These steps resolve. कैसे clot by conversion plasminogen to plasmin. Administers as early as possible. और thrombolytic therapy is most often नहीं। मेन क्या है, ये मैकेनिज्म एक्शन जिसमें साफ साफ दिख रहा है, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता है, प्लाज्मिन डिग्रेड करता है फाइब्रिन को, और फाइब्रिन मतलब डिग्रेड होगा फाइब्रिन तो क्लॉट का लाइसिस हो जाएगा, क्लॉट अपने आप टूट जाएगा। फिब्रिनोलाइटिक्स प्रमोट करते हैं ये प्लाज्मिन बनने को, और एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स इनहिबिट करते हैं। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन इसने बता दिया दोनों का। फिर फार्माकोलॉजिकल यूज प्रॉपर्टीज के बारे में, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में बस तुम एक बार देख सकते हो चाहो तो, कि भाई प्रोटीन डिराइव्ड बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलता है, बाइंड्स विद प्लाज्मिनोजन दैट एक्टिवेट्स प्लाज्मिनोजन, वही प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन कन्वर्ट करा रहा है। एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस एंटीजेनिक भी होता है, पायरोजेनिक, तो एंटीजेनिक है तो ऑब्वियसली
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। पायरोजेनिक है यानी कि फीवर हो सकता है इसकी वजह से। और स्ट्रॉन्गर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज एंड नॉट सुटेबल फॉर रिपीटेड यूज, क्योंकि भाई ये किसी बैक्टीरिया के थ्रू आ रहा है तो ऑब्वियसली भाई अपना इम्यून सिस्टम भी इसको मारेगा। एंड लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय इन्फ्यूजन। एडवर्स इफेक्ट है ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन, एलर्जिक रिएक्शन, फीवर, चिल, स्किन रैशेस, तो ये सब। बाकी यूरोकाइनेस और इसको एक बार चाहो तो देख सकते हो। यूरोकाइनेस पे आई थिंक रियरली मैंने शायद कभी कोई क्वेश्चन देखा हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आ रहा हो या फिर किसी पेपर में आया हो तो जरूर यूरोकाइनेस को एक बार पढ़ लो। एट अ प्लेस तो नहीं पूछता यार कोई। फिर डीवीटी में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज्ड टू प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। इसमें इंप्रूव लिम्फ परफ्यूजन एंड प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीवीटी के बारे में पहले ही तुमने खुद पता होगा, कुछ लोग के तो घर पे होंगे पेशेंट्स, क्योंकि जो बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन पे रहते हैं ना उनको डीवीटी चांस बढ़ जाते हैं। तो किसी के अगर मतलब घर पे भी ऐसे कोई जॉब करता है जो कि काफी टाइम तक खड़े रहना रहता है, तो वहाँ पे डीवीटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और डीवीटी का एनाटमी तुमने अगर पढ़ी हो तो भाई इसमें वॉल्व्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, है ना। वॉल्स खराब हो जाते हैं, जो अपने वेन्स में जो वॉल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो खून प्रॉपरली ऊपर पंप नहीं हो पाता, तो वो जमने लगता है, जमता है तो थक्का बनता है, थ्रोम्बस बनता है। थ्रोम्बस की वजह से अभी अपन ने बताया स्ट्रोक वोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कैसे। एंड उसको रिलीव करना है तो थ्रोम्बस तोड़ना रहता है, तो अपन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का यूज करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फिब्रिनलाइटिक्स आर यूज्ड टू लाइज द क्लॉट, इंप्रूव पल्मोनरी परफ्यूजन एंड रेटिकुलर फंक्शन। खत्म। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है इसके, सीधा सिंपल से रिसेंट ट्रॉमा, सर्जरी, अबॉर्शन, रिसेंट स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, सीवियर डायबिटीज, सीवियर लिवर डैमेज, इन सब में अपन नहीं देते। एंटीफिब्रिनलाइटिक्स ब्लॉक द कन्वर्जन, जो प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन का ब्लॉक कर देता है। और इसमें क्या है एडवेस्टोरली ये सब, बस इसमें बता दिया है कि भाई ओरली दे सकते हो। इसमें ये नहीं बताया कि यूज क्या है। मैंने थोड़ा सा तुमको एक वो बता दिया, जैसे इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू फिब्रिनलाइटिक ओवरडोसेज, फॉलोड डेंटल एक्सट्रैक्शन, हीमोफीलिया, स्मेनोरेजिया, साइड इफेक्ट नाusea vomiting। तो ये इसका एक जो एंटीफिब्रिनलाइटिक से यूज है कहाँ पे, अगर फिब्रिनलाइटिक का ओवरडोज हो गया या फिर किसी को एडमिनिस्टर करते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की बात करेंगे। ठीक है, को भाई तो कहाँ थे भाई अपन, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की बात करते हैं। इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन आर कॉल्ड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। बहुत नई बात बता दी इन्होंने। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स तो देखो कौन कौन से इसमें एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स का भी नाम इसे बोलते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक्स अलग चीज होती है। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक्स यानी थ्रोम्बस बन चुका है उसको तोड़ना है। एंटी थ्रोम्बोटिक यानी कि थ्रोम्बस बनने ही नहीं देगा, क्योंकि थ्रोम्बस बनता है किससे, फाइब्रिन होता है और प्लेटलेट्स होते हैं, तो ये दोनों जब मिलके एक मैश वर्क क्रिएट करते हैं उसे थ्रोम्बस बोलते हैं। तो अगर थ्रोम्बस को बनने नहीं देना है तो अपन कंसीडर देते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर में एस्पिरिन हो गया। ठीक है, ये अपन TXA2 के बारे में बात कर चुके हैं एनसेड्स में भी। फिर प्लेटलेट कैंप एनहेंसर, तो डाई पायरिटामोल, फिर P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये रिसेप्टर्स होते हैं प्लेटलेट्स में, उनको ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से फिर एग्रीगेशन नहीं हो पाता। तो नहीं, एग्रीगेशन वाला GP2B और 3 ये है उसका एंटेगोनिस्ट। और ये ब्लॉकर्स तो टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रिल, प्रेसिग्रिल। फिर GP2B and 3 ये एंटागोनिस्ट कौन से हो गए, एबिक्सीमैब, एप्टीफेपेटाइड और टिरोफिबैन। अब इसके बारे में अपन देखते हैं, बात करते हैं TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में। अपन देख चुके हैं कि यार लोडोस एस्पिरिन जो होता है इरिवर्सिबली एसिटाइलेट्स इरिवर्सिबली कॉक्स 1 को ये रोक देता है TXA2 प्रोडक्शन करने से। एंड सिंस प्लेटलेट कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू एंजाइम्स, द एंटीप्लेटलेट इफेक्ट लास्ट फॉर लाइफ टाइम ऑफ द प्लेटलेट्स। यानी साथ प्लेटलेट्स की एक दिन मतलब प्लेटलेट्स का लाइफ लाइफ तब होता है, प्लेटलेट्स की जो लाइफ होती है, प्लेटलेट्स की लाइफ 7 से 10 दिन की होती है। तो एक बार भाई अपन ने एस्पिरिन उसको लो डोज में दिए तो अपनी बॉडी में देखो यार, मान लो जो आज प्लेटलेट बना है वो 7 दिन बाद या 10 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा अपने आप। एंड क्योंकि हर दिन कोई सेल मरता है, कोई सेल मतलब फिर से रिवाइव रिवाइव नहीं, फिर से रीजनरेट होता है, नए सेल्स आते जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एंटीप्लेटलेट इफेक्ट लास्ट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्लेटलेट। 7 से 10 दिन में अगर पुराना वाला प्लेटलेट निपट रहा है तो हो सकता है इस बीच में भी तो नए प्लेटलेट्स आते रहेंगे, तो अपन उनके लिए भी हर दिन एस्पिरिन देते रहते हैं। इसलिए in high doses aspirin inhibits TXA2 and PGI2, hence antiplatelet efficacy is reduced. Common side adverse effect gastric irritation, bleeding, ये अपन ने NSAIDs में देख चुके हैं। फिर phosphodiesterase inhibitors, तो कौन सा है, dipyridamole is a vasodilator. It inhibits phosphodiesterase and increase the concentration of cyclic CMP के लेवल को ये बढ़ाता है। एक second, ठीक है, तो CGMP के CAMP कैंप के लेवल को बढ़ाता है।
और वेसोडाइलेटर का काम करता है डायपिराडामोल लेवल्स व्हिच इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, क्योंकि भाई प्लेटलेट एग्रीगेशन अगर मान लो वेसो कंस्ट्रिक्ट है, अगर वेसल्स बोल सकते हैं सिकुड़ सी गई हैं, तो प्लेटलेट्स अपने आसपास ज्यादा जल्दी से बाइंड कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी कनेक्शन बना पाएंगे। पर अगर वेसोडाइलेशन हो गया तो एरिया बढ़ जाएगा, तो प्लेटलेट्स इतने आसानी से बाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा भटक रहे होंगे यहाँ से वहाँ। It occasionally used in combination warfarin during post-operative period in patients with prosthetic heart valves वालों को, पेशेंट्स को अपन दे देते कभी कभार वार्फरिन के साथ। फिर P2Y12 receptor antagonist adenosine diphosphate ADP release from platelets promotes their aggregation। तो ये जो दवाइयाँ होती है प्रोड्रग्स, ये सारी क्लोपिडोग्रिल, प्रेसिग्रिल, टिक्लोपिडीन, ये स्ट्रक्चर रिलेटेड होती है, प्रोडक्ट होती है। इनिशिएट एडीपी मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय irreversibly blocking purogenic P2Y12 receptor on the platelets. The antiplatelet effect persists even after discontinuation of the drug, even persist करते रहेगा। ठीक है, तो ये किसको इनहिबिट कर रही है? एडीपी मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन को, क्योंकि जो P2Y12 जो रिसेप्टर होते हैं प्लेटलेट्स में, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को एक्टिवेट कराते हैं। अब अगर जो प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे होता है, एडीपी आके बाइंड करता है। अब अगर यही चीज इनहिबिट हो गई, ये जो ड्रग होती है इनहिबिट कर देती है इस रिसेप्टर को, तो ऑब्वियसली एडीपी आके बाइंड नहीं कर पाएगा। एडीपी बाइंड नहीं करेगा तो प्लेटलेट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो होगा। Now they produce synergistic effect when combined with aspirin और GP2B और GP3 एंटागोनिस्ट के साथ जब देंगे, ओरली देते हैं। अब ये फिर सारे ड्रग्स का बता रहा है कि भाई किसको क्या। न्यूट्रोपिन एंड थ्रोम्बोसाइटोपिन सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ टिक्लोपिडीन बट रेयर विद क्लोपिडोग्रिल, तो इस एडवर्स इफेक्ट में आ जाएगा। फिर ठीक है सर, तो इस बारे में छोड़ो अभी। ये है जो हिसाब किताब। एडीपी रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स, एक्ट्स ऑन P2Y12 रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट, कन्फर्मेशनल चेंज इन GP2B3 रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स, प्रमोट बाइंडिंग ऑफ फिब्रिनोजन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय एडीपी। ठीक है, ये प्यूरिजेनिक रिसेप्टर होते हैं, P2Y12 प्यूरिजेनिक रिसेप्टर कहलाते हैं। जीपी यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B या ग्लाइकोप्रोटीन 3A। तो ये जो ड्रग्स थी, कौन सी वाली, ये P2Y1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसको जाके इस स्टेप में जाके दिक्कत कर रही थी ताकि प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो। और ये जो GP2B एंड GP3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इस वाली स्टेप पे जाके अपना जलवा दिखाएंगी एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देंगी। तो कहाँ पे थे अपन? ये एबिक्सिमैब, एफ्टिप क्या नाम है, एप्टिफिबाटाइड, टिरोफिबान ब्लॉक GP2B GP3 रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट सरफेस टू इनहिबिट फाइनल स्टेप ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। फाइनल स्टेप को ये इनहिबिट कर देती है प्लेटलेट एग्रीगेशन के। एबिक्सिमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू ये रिसेप्टर्स एंड ये एपिफिबाटाइड सिंथेटिक ड्रग है, मोर स्पेसिफिक फॉर इस रिसेप्टर के लिए। एंड ये एंटागोनिस्ट, ये सब अलग अलग ड्रग्स के बारे में बता रहा है। बस इसका ये साइड इफेक्ट कौन से हैं, इसके मेन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से हो गए? थ्रोम्बोक्सिन का तो ऐसा नाम भी नहीं है, छोड़ो। मतलब पढ़ना है तुमको पढ़ सकते हो, बट अगर वैसे भी तुम अगर सारे ड्रग्स एकदम इतना डेप्थ में जाओगे तो याद बहुत मुश्किल है कि एकदम से रहता है। इसके बाद आएगा हिमैटिनिक्स, आयरन से रिलेटेड चीजें, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई थिंक 1 घंटे हो गए अभी इसको, 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे के आसपास जाएगा ये वीडियो भी। एंटीप्लेटलेट एजेंट की बात करते हैं तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पे यूज करते हैं अपन। इट इंक्लूड्स एक्यूट एमआई एंड अनस्टेबल एंजाइना, ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी यूज, इंसिडेंस ऑफ एमआई स्ट्रोक मोर्टेलिटी से reduced। मतलब हार्ट वाली जो डिजीज होती है उन पे अपन, जैसे एमआई का एक्यूट एमआई का अटैक आ गया, अनस्टेबल एंजाइना मतलब बहुत पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे अपन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स यानी खून खून तो इससे मतलब एक तरह से पतला हो ही रहा है, मतलब एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को दे रहे हैं अपन। खून तो ये भी पतला कर रही है कहीं ना कहीं, हेपेरिन वाली भी चीज है, हेपेरिन भी पतला ही कर रही है। तो मैकेनिज्म एक्शन अलग अलग है सबके, एक कोएगुलेशन को रोक रहा है तो एक प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने दे रहा है, तो उसका फर्क आता है। ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देते हैं, डिक्रीज ऑफ रिक्लूजन। इस पे काम का तो यार देखो, अब ऐसा एस्पिरिन के साथ इसने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तुम एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो कि एस्पिरिन के जलवे क्या क्या होते हैं अलग अलग जगह पे, किन कौन से ड्रग के साथ। ड्रग इंट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, बट अभी इतना जरूरत नहीं है इसकी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में यूज करते हैं वही सिंपल सा हार्ट, low dose aspirin that reduces the occurrence of subsequent MI, stroke and death. In post MI patients, clopidogrel can be used alternately clopidogrel को यूज कर सकते हैं अगर एस्पिरिन कैन नॉट बी यूज, एस्पिरिन को अगर यूज नहीं किया जा सकता किसी कंडीशन के थ्रू, कंडीशन के कारण। प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स में अपन इसको यूज करेंगे, वॉल थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोस्थेटिक वॉल्व्स। एस्पिरिन वारफेरिन रिड्यूसेस द disease risk, टाइपिरामिडोलो, ट्रांसएनेस्टेमिक अटैक्स। बस ये जो मेन हेडिंग है इतना भी ध्यान रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अंदर का तुम थोड़ा सा लिख ही सकते हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भाई की
मतलब बेसिक सी बात आ जाती है कि आर्टरी में ब्लॉकेज वॉकेज ना हो, तो इसलिए अपन एंटीप्लेटलेटिक ड्रग्स देते हैं जाकि थ्रोम्बस ही ना बने, एंड थ्रोम्बस ना बने तो उसकी वजह से एमआई, स्ट्रोक, ये सब चीज़ों को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, या सब्सिक्वेंटली ऐसा इवेंट ना हो तो अपन उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली यूज कर सकते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के बारे में भी इसे दे सकते हैं। ये टाइटल मतलब जो बोलते हैं ना, सब टाइटल्स बोल रहे हैं, जो सब हेडिंग्स है वो भी तुमको याद रहेगी ना, तो भी तुमको आराम से मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि पूरा अंदर तक के पढ़ते भी नहीं बैठेगा। ऑब्वियसली तुम बताओगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे कि भाई एंड शुड रिसीव लो डोज एस्पिरिन विद P2 1 पर खुश जरूर हो जाएगा वो, नो डाउट। कि अगर स्टेमी के साथ हो गया तो एंटीबायोटिक यूज किस पे करते हैं। तो ये जो एनएसटी है, तो ये जरूर ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ना, नॉन क्या था स्टेमी का फुल फॉर्म, एमआईच होता है ये, एसटी एलिवेशन, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो नॉन एसटी एलिवेशन में अपन कौन से ड्रग को देंगे, लो डोज एस्पिरिन विद P2 मतलब प्यूरिजेनिक ब्लॉकर्स के साथ देंगे मिला के, और स्टेमी वाले पेशेंट को अपन एंटीप्लेटलेट एडिशन टू एस्पिरिन प्राइमरी पीसीआई और अपना फिब्रिलाइटिस के साथ मिला के देंगे। तो ये वो बन रहा है, तो इस पे एक एमसीक्यू जरूर आ सकता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ बेसिस पे ये चीज आ सकती है। एस्पिरिन विद क्लोपिडोग्रेल यूज्ड इन पेशेंट विद एसटीएमआई, एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन ट्रीटेड विद फिब्रिलाइटिस। तो ये अपन ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि भाई किस में कौन सी ड्रग देंगे। एक सेकंड। हाँ, तो कहाँ थे भाई अपन, हेमाटोनिक्स की बात करते हैं, हेमाटोनिक्स एंड हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स। तो हेमाटोनिक्स क्या होते हैं, हेमाटोनिक्स सच एज आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हेमाटोनिक्स मतलब वो सारे कंपाउंड्स आ गए जिस जो की जरूरत होती है ब्लड के फॉर्मेशन पे। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में काम आएंगे जरूर। एनीमिया में क्या होता है कि डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू रिडक्शन इन ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल एंड नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज। आरबीसी कम हो जाएंगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड की, एनीमिया बनेगा। एनीमिया उसे कंसिडर करेंगे क्लिनिकली अपन। और इसके बहुत सारे रीजन होते हैं एनीमिया के, एक डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो, ब्लड लॉस हो गया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो ये एनीमिया मतलब पैथोलॉजी में भाई, तो मान के चलो एनीमिया से एक क्वेश्चन आना तय है, मैथ का जो पोर्शन होता है पैथोलॉजी में, एनीमिया से मतलब सेशनल में आएगा, पीयू में आएगा, या तो फाइनल में मतलब आएगा ही आएगा। आयरन डेफिशिएंसी या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये लिख के लो, आता ही आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एनीमिया में। एनीमिया का क्लासिफिकेशन आ जाएगा जो कि तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, और जो फर्स्ट ईयर में तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, सेप्टिक जो कौन सा एनीमिया होता है, सेप्टिक एनीमिया जो होता है, सेप्टिक शॉक, सॉरी शॉक, शॉक वाला, लेकिन सेप्टिक एनीमिया कुछ नहीं होता। या तो शॉक, नहीं तो ये अनीमिया, ये दो में से कोई एक चीज। और आयरन के बारे में बता रहा है कि आयरन इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी। आयरन की टोटल अमाउंट ऑफ आयरन होता है बॉडी में 4 ग्राम के अराउंड। फार्माकोकाइनेटिक्स तो अब यार ये सब इसी से देख सकते हो। डाइट्री आयरन जो होता है वो Fe+3 के फॉर्म पे होता है, स्टमक पे जाके Fe+2 में कन्वर्ट हुआ। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कैसे Fe+2 और Fe+3 के बीच में ये इक्विलिब्रियम सेट होता है, जो कि Fe+3 में जब कन्वर्ट हो गया एपोफेरेटिन फेरेटिन में जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और प्लाज्मा में रहा तो Fe+2 के फॉर्म पे। फिर ये Fe+3 ट्रांसफेरिन के साथ जाके आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन ट्रांसफर टू बोन मैरो स्प्लीन लिवर। ये आयरन का मेटाबॉलिज्म यार, एब्सॉर्प्शन स्टोरेज जो है, ये तुमने बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, इस पे मैं बहुत हैवी इंफेसिस नहीं करना चाह रहा, और बहुत ज्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनेगा। बाकी हेमाटोनिक्स के बारे में ज्यादा पूछते भी नहीं है, बस ये हेमाटोनिक्स में आयरन हो गया तो ओरल आयरन किस तरह से दे सकते हैं, पेरेंट्रल ओरल फेरस सल्फेट, फ्यूमरेट, ग्लूकोनेट, सक्सिनेट, अम्यूनेट। और ये ध्यान रखना, फेरस यानी Fe+2 में फेरिक अमोनियम सिट्रेट, Fe+3 NH4, तो इसको बैलेंस आउट कर लेना सिट्रेट, और ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्सी पॉलीमेल्टोस, कार्बोनिल आयरन, फिर आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे ओरली दे सकते हो तुम इसे। फिर जैसे कि अपने को ये गोली होती है, एक सेकंड, आयरन की यार गोली खत्म हो गई क्या, तो आयरन की जैसे गोली एक शायद रखी थी, तो उसमें ये फेरस सल्फेट ही देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और पेरेंट्रल आयरन में पेरेंट्रली मतलब आईवी के थ्रू अपन देते, तो आयरन डेक्स्ट्रान, आयरन सॉर्बिटल, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्यों मिला है भाई, क्योंकि एसिडिक कंडीशन पे ही आयरन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होता है, इसलिए फोलिक एसिड के साथ देते हैं। नहीं तो फोलिक एसिड और विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, इसको डाइट में लेना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो बॉडी के अंदर। फेरिक सुक्रोज हो गया, फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज हो गया, ये अपेरेंटली मैचुरेशन फैक्टर, आरबीसी को मैच्योर करने के लिए जो फैक्टर्स की जरूरत है, तो कौन कौन से प्रोवाइड करेंगे, विटामिन B12 या साइलोकोबालामिन, मिथाइलकोबालामिन, हाइड्रोक्सीकोबालामिन। मिथाइलकोबालामिन की कैप्सूल मिल जाएगी, कैप्सूल टैबलेट मिल जाती है भाई अपने सरकारी इसमें, ड्रग जो क्या बोलते हैं, सरकारी जो फार्मेसी होती है ना, तो ये मिथाइलकोबालामिन इजीली मिल जाता है, विटामिन B12 1500 mcg।
फिर फोलिक एसिड, फोलिनिक एसिड, ल्यूकोवोरिन, सिट्रोवोरम फैक्टर, ये सब फोलिनिक फोलिक एसिड भी मतलब विटामिन बी12 फोलिक एसिड इतना भी ध्यान रखो मैचुरेशन फैक्टर में जरूरत है। एडजुवेंट हेमेटेनिक्स या एडजुवेंट की तरह देते हैं मतलब आयरन के आयरन बोल रहा हूँ आयरन एब्जॉर्प्शन में आरबीसी को मैच्योर होने में ये एज एन एडजुवेंट यानी हेल्प करते हैं। कॉपर, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6, राइबोफ्लेविन, बी2, है ना, विटामिन बी2, तो बी कॉम्प्लेक्स और कॉपर ये एडजुवेंट की तरह काम आते हैं। अब इसमें वही बता रहा है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ आयरन किस हिसाब से दे रहे हो, किस पे क्या कंसंट्रेशन है, तो इतना इसका बस एडवर्स इफेक्ट ध्यान रखो, नॉजिया, वॉमिटिंग, एपिगास्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, डिस्पेप्सिया, मतलब टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टेबिलिटी ऑफ टीथ, ये देखने को अपन को मिलता है। फिर पेरेंटल में पेरेंटल के बारे में बताया, इंडिकेशन कब देते हैं कि इंटॉलरेंस टू ओरल आयरन, ओरली नहीं खा सकते या उल्टी आ रही है, कुछ हो रहा है या फिर क्या है आयरन की एक अभी शायद इसी में है क्या, आयरन की ना एक दिक्कत होती है पता है क्या, तुम आयरन को जब खाओगे तो एक सेकंड ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना, अ, ये आयरन एब्जॉर्प्शन का ये जो फैक्टर है, ये देखो, आयरन एब्जॉर्प्शन एनहांस बाय एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, एस्कॉर्बिक एसिड, सिस्टीन व्हिच रिड्यूसेस द फेरिक आयरन टू फेरस फॉर्म। और फिर आयरन डेफिशिएंसी स्टेट आल्सो इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, अगर डेफिशिएंसी है तो बॉडी अपने आप आयरन को खींचती है, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए अ, अपन कहते हैं आयरन टैबलेट ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर से चालू होता है क्योंकि उस टाइम पे फीटस के भी आरबीसी फॉर्म होते हैं, उसको भी मतलब उसको भी तो आयरन की जरूरत है, और मदर को भी जरूरत है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है खाने से। मतलब डाइटरी जो अगर कोई चीज खा रहे हो, तो अगर मान लो तुम पहले पालक खाते तो उसमें से 5 mg तुम्हारी बॉडी स्टोर करती थी, अब हो सकता है 15 mg जो भी जितना आयरन है पूरा खींचेगी क्योंकि जरूरत है। अनअब्जॉर्प्शन इज इनहिबिटेड बाय एक्सेस ऑफ फॉस्फेट, ऑक्सीडेट, फाइटेट्स एक्सेट्रा, यानी सब्जी कुछ कुछ सब्जी में फाइटेट्स होता है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। आयरन अब्जॉर्प्शन में एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, मिल्क एंटीसिड टेट्रासाइक्लिन रिड्यूसेस, क्योंकि भाई मिल्क बेसिक होता है, एंटीसिड बेसिक होता है, टेट्रासाइक्लिन बेसिक बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब आयरन एब्जॉर्प्शन कुछ ही क्या, एसिडिक एनवायरनमेंट और फॉर्मिंग insoluble complexes. Absorption of oral iron is more in empty stomach. ओरल आयरन अगर तुम जैसे जो टैबलेट है अगर उसको खाली पेट खाओगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होगा। अभी आगे तुमको समझ में आएगा इसमें एक दिक्कत क्या होती है। अ, हम्म, मैं तुमको बताता हूँ थोड़ी सी, आगे एक लाइन आएगी वो बड़ी मजेदार लगाते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन ऑफ पेरेंटल आयरन थेरेपी क्या है, अगर ओरल आयरन नहीं खा पा रहे हो, इंटॉलरेंस है, मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नॉन कंप्लायंस टू ओरल आयरन, सीवियर आयरन डेफिशिएंसी, तो भाई पता चला तुम गोली से ठीक ही नहीं कर पाओगे, टाइम लग जाएगा बहुत। पेशेंट विद रीनल डिजीज रिसीविंग एरिथ्रोपोइटिन, तो टोटल डोज और ये सब निकालते हैं, इसका काम नहीं। इंट्रामस्कुलर थेरेपी पे अपन यूज कर रहे हैं इसको क्या, आयरन डेक्सट्रिन कॉम्प्लेक्स, आयरन सॉर्बिटोल, एसिटिक एसिड कॉम्प्लेक्स पे रिकमेंडेड डोज 100 mg पर इतना है ये सब। नहीं, इंट्रावेनस थेरेपी में कैसे देगा, आयरन डेक्सट्रान को दोगे तो कैसे, कितना हिसाब किताब, डाइल्यूटेड और 500 ml नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज्ड स्लोली ओवर 6 से 8 घंटे, तो ये अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट है, जब तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे भी ये चीज बताते हैं, अगर क्लिनिकल पोस्टिंग्स तुम नहीं जा रहे हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जनता नहीं जाती, तो ये तुमको एक्चुअली में अभी काम नहीं आएगी ये चीज, ये तुमसे पेपर में बहुत रेयरली है कि पूछे, बहुत रेयर ऑफ द चांसेस है, बट ये तुमको कब काम आएगा, जब तुम इमरजेंसी वार्ड पे तुम्हारी ड्यूटी, इंटर्नशिप के टाइम पे जब तुम्हारी ड्यूटीज लगेंगी ना, इंटर्नशिप थर्ड ईयर पे जब तुम जाने लगते क्लिनिकल पोस्टिंग, तो वहां पे फोर्थ ईयर और ये सब उस टाइम पे फाइनल ईयर इंटर्नशिप के टाइम पे तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई कितना कौन सी दवाई को कुछ डोज पे कितने ml सलाइन के साथ कितने घंटे तक के देते हैं, एंड कितना उसका डेली का कितना डोज होता है, तो ये सब तब तुमको अच्छे से रटना रहता है। पर अभी तुमको नाम भी पता रहेंगे, फिर सुक्रोज देते हैं, हाँ, फिर कार्बोक्सीमेल्टोज, आइसोमेल्टोसाइडोसाइडेस, आइसोमेल्टोसाइड, और फेरिमोक्सिटल, तो ये सब नाम भी पता है तो भी काम चल जाता है इजीली। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, आईएम इंजेक्शन पेनफुल, मे कॉज एब्सेस, डिस्कलरेशन द साइट, पेनफुल हो जाता है आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, फिर हेडेक, पायरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, आर्थेल्सी, लिम्फोडेप्ैथी, ये सब होता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकती है, एंड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन फ्रीक्वेंट विद ओल्डर, जो पुराने जो फॉर्मुलेशन थे उसके साथ ज्यादा देखने को मिलता है हाइपरसेंसिटिविटी, ऑब्वियसली नए जो फॉर्मुलेशन आते हैं वो थोड़े और सेफ बनाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस क्या है, ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड लॉस हो गया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया है, न्यूट्रिशनल आयरन एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट, इस टाइप पे अपन आयरन को अलग से सप्लीमेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट कैन ट्रीट ओरल आयरन, तो ट्रीटमेंट शुड कंटिन्यू, बाकी ये सब तो बताया जा रहा है कि कितने क्या डोज में कब दोगे, तो इसको स्किप कर सकते हो तुम।
फिर प्रोफिलैक्सिस में प्रोफिलैक्टिक आयरन थेरेपी इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी। अभी बताया था मैंने कि भाई प्रेगनेंसी पे डिमांड बढ़ जाती है, तो अब आयरन की डेफिशिएंसी ना पहुंचे बॉडी में, उस लेवल तक की डिप्लीट ना हो जाए आयरन के रिजर्व, इसलिए अपन सामने से आयरन थोड़ा थोड़ा प्रोफिलैक्टिकली देते रहते हैं। और ये रिक्वायर्ड फॉर प्रोफिलैक्टिक टू मीट द इंक्रीज डिमांड बाय द ग्रोइंग fetus एंड यूट्रस एंड टू कॉम्बैट लॉस ड्यूरिंग लेबर। ट्रीटमेंट ऑफ मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में देंगे। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग अगर हो गई, ठीक है, ठीक है, तो उस पे क्या हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, ब्लडी डायरिया, डिहाइड्रेशन, साइनोसिस, ड्राउजीनेस, आयरन की पॉइजनिंग, आयरन बहुत ज्यादा खा लिया है, तो जनरल मेजर्स लेंगे, स्पेसिफिक थेरेपी। जनरल मेजर क्या है, सपोर्टिव एयर, सपोर्टिव मेजर्स हो गए कि एयरवे मतलब उसका प्रॉपरली ठीक हो, चल रहा हो, सांस कोई रिएक्शन ना हो जाए, या फिर क्या बोल सकते हैं, उसका जो क्या कह सकते हैं यार, थ्रोट है जो मतलब सांस लेने की नली है वो क्लोज ना हो जाए, एयरवे को ओपन रखेंगे, ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, सर्कुलेशन का ध्यान रखेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड। Vomiting can be induced to remove iron from the stomach. Gastric lavage कराते हैं with sodium bicarbonate to precipitate iron and its absorption. Diazepam IV slowly to control convulsions. And specific therapy में desferoxamine या deferoxamine जिसको बोलते हैं अपन, potent iron chelating agent। तो ये आयरन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग को तुम अच्छे से ध्यान रखो, इसका केस जरूर हो सकता है आ जाए तुमको 5 नंबर पे। एंड या फिर हो सकता है कि वो तुमसे मतलब आयरन के बारे में तो ही नहीं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि तुमसे हेमेटिक्स पूछे, क्योंकि ये बहुत इजी है, इतना इजी भी वो नहीं चाहेंगे, बट अगर देना रहा तो 5 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से 2-3 नंबर या एक्यूट आयरन पॉइजनिंग के हो गए, और बाकी के जो रिमेनिंग है वो क्लासिफिकेशन लिख के बता दो, ओरल और पेरेंटल आयरन कौन से है, और मैचुरेशन, और ये हेमेटेनिक्स का क्लासिफिकेशन छोटा सा, तो इसके 5 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। एंड potent iron chelating agent administered IV infusion intramuscularly depending on the severity of poisoning, binds with iron in the blood and facilitates its excretion. And defe, deferriprone, डेफेरिप्रोन जो ओरल आयरन चिलेटर भी होता है, तो ये लेस इफेक्टिव होता है डिस्फ्रॉक्सामिन से, बट इसे भी यूज कर सकते हैं, और कैल्शियम एडिटेट को भी यूज किया जाता है आयरन पॉइजनिंग में। मैचुरेशन फैक्टर, वही अभी पता है कि मैचुरेशन फैक्टर क्या करेगा, कहाँ से मिलता है, इस पे तो बात ही नहीं करनी यार, ये सब तो 9वीं 6वीं 7वीं से पढ़ता आ रहे हो, ठीक है। ये एसेंशियल होता है डीएनए सिंथेसिस में, कौन से, विटामिन B12, फोलिक एसिड, एंड डेफिशिएंसी ऑफ वन और बोथ रिजल्ट्स इन डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस एंड मैकुलोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इसकी वजह से। एंड फंक्शन क्या हो गया, कोएंजाइम सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे, मिथाइल कोबालामिन एंटी ऑक्सी एडेनोसिल कोबालामिन TAP12 और कोएंजाइम फॉर्म्स ऑफ विटामिन B12, कोएंजाइम की तरह काम आता है B12 methyl cobalamin is necessary for conversion of homocysteine to methionine, whereas conversion of methylmalonyl CoA to succinyl coenzyme A adaptase is required। मतलब सीधा सिंपल सा बोल रहा है कि भाई आरबीसी को मैच्योर होने में कोएंजाइम्स की जरूरत होती है, और ये कोएंजाइम्स होते हैं B12 और फोलिक एसिड। तो उसकी अगर कमी हो गई तो ऑब्वियसली दिक्कत हो जाएगी, तो तुम्हारी जो आरबीसी है वो डिफेक्टिव होंगे, मैकुलोप्लास्टिक एनीमिया हो गया, एंड ऑल दैट। ये सब पैथोलॉजी में पढ़े होगे, एंड आई थिंक फिजियोलॉजी में तुमने थोड़ा सा इसे पढ़ा होगा, ठीक है, ब्लड वाले चैप्टर पे। फार्माकोकाइनेटिक्स बता रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स विद इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं स्टमक पे, उसके साथ ये इजीली सिक्रीट, मतलब क्या बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। एंड सिक्रेट बाय गैस्ट्रोपैराइटल सेल, विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज टर्न में इलियम, इट इज बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, B12 अब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और फिर कोबालामिन 2 की तरफ जाता है। तो ये सब कोई नहीं पूछेगा अभी फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे। मैनिफेस्टेशन ऑफ B12 डेफिशिएंसी, तो ये जो हिसाब किताब ये तुमको पैथोलॉजी में भी काम आ जाएगी। क्या क्या मैनिफेस्टेशन, हेमाटोपोएटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पिलर ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल सबएक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ बोथ पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉलम्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पैरेस्थीसिया मतलब वही ये पेन मतलब सेंसेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई न्यूरोलॉजिकली, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, हेलुसिनेशन हो रहा है, साइकोसिस हो रहा है, एंड ग्लोसाइटिस, एट्रोफी ऑफ टंग एंड वजाइना, ये सारी चीजें। एक तुमको एक केस में बता रहा हूँ, ये आई थिंक किसी टीवी शो पे आया था कि एक बच्ची रहती है, उसके अंदर टेप फॉर्म रहता है, तो वो टेप फॉर्म क्या करता है, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन खींचता रहता है, तो विटामिन B12 के उसको सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है। अब सीवियर डेफिशिएंसी होती है ना, तो उस लड़की को ऑब्वियसली क्या होता है कि ऐसे हल्का हेलुसिनेशन होता है, साइकोसिस होता है, मतलब अगर तुम सामने इंजेक्शन लगाने जा रहे होगे, उसको देखेगे तुम उसका गला काटने आ रहे हो, तो वहां से उसको मतलब थोड़ा सा एक काफी इंटरेस्टिंग केस था। और फिर उसके जब जो डॉक्टर है, ऑब्वियसली वो प्लॉट आर्मर की वजह से उसको पता चलता है कि यार तो अपन इसको इतना सारा B12 दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, इसके बाद भी इसके सिम्टम
ऑब्वियसली ठीक नहीं हो पा रहे, तो क्या हो सकता है? तब फिर वो देखता है कि शायद इसके अंदर कमी हो। हाँ, तो कहाँ थे अपन भाई? फिर उसी तरह से मतलब बता रहा था कि भाई उसको फिर समझ में आता है कि यार अपन इसको इतना बीटल दे रहे हैं, फिर भी अगर इसकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही तो कोई पैरासाइट हो सकता है। तो भाई इसका पेट हल्का सा इंसिजन लगाता है और एक अच्छा खासा टेपवर्म निकलता है। तो इसमें ज्ञान की बात इसलिए बता रहा हूँ कि भाई एक पीरियोडिक डिवॉर्मिंग का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है? लगभग 4 से 6 महीने के बीच में 2 एल्बेंडाजोल की गोली इसलिए लोग कहते हैं कि मतलब प्रेफर की जाती है कि तुम उसे लो, खा लो। तो उसकी वजह से अगर तुम्हारे अंदर कोई पैरासाइट पनप भी रहा हो, तो वो सीधा सिंपल सा एक्सक्रीट आउट हो जाए, मर के निकल जाए, एंड कंट्रोल रहती है चीजें काफी सारी। तो उसे जो पेट ओनर्स होते हैं ना, जो जिन्होंने बिल्ली पाली है, कुत्ता पाला है, कोई भी जानवर पाला है, तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको वॉर्म्स इन्फेक्ट कर लेंगे, और वैसे भी वॉर्म्स कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी में होते हैं। तो इसलिए बीच बीच में एल्बेंडाजोल 3 से 4 महीने में एक बार 400 mg रात में सोने से पहले खा लो, एंड कुछ नहीं होगा तुमको, ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग टर्म पे अगर देखा जाए तो। फिर प्रिपरेशन बता रहा है कि साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सोकोबालामिन क्या क्या देते हैं अपन, साइनो हाइड्रोक्सो ये सब आईवी में कौन सी दे रहे हैं, आईएम कौन सा दे रहे हैं? साइनोकोबालामिन ओरल, आईएम सबक्यूटेनियस, हाइड्रोक्सो आईएम है, मेथाइलकोबालामिन ओरली। और विटामिन बी12 को नेवर इंट्रावेनसली बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ एनाफिलैक्सिस। तो विटामिन बी12 को एक चीज ध्यान रखो कि इसे अपन आईवी के थ्रू नहीं देते, सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली देंगे, आईवी के थ्रू नहीं देंगे क्योंकि एनाफिलैक्सिस के चांस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और बाकी का परनीशियस अनीमिया में से यूज कर रहे हैं वही, इसके बारे में तुम पढ़ना है तो पढ़ लो। बाकी वही ऑब्वियसली विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, एंड इसके लिए क्या होता है परनीशियस अनीमिया में, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स दैट सिंथेसाइज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर्ली अगर बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता तो विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एंड बी12 की कमी होगी तो बाकी के जो सिम्टम्स है वो तुम्हें देखने को मिलेंगे, मेटल प्लास्टिक अनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। तो इसके लिए अपन बीटल को प्रोलॉन्ग लाइफ लॉन्ग अपन एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑटो इम्यून को अपन ज्यादा बहुत मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि ऑटो इम्यून जो बीमारियां होती है उसके बहुत कम क्योर है अपने पास। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन करते रहते हैं, बहुत कम होता है कि उसका परमानेंट क्योर अपन को मिल जाए। फ्रेंड्स पे रिसर्च चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी ऑल दैट। प्रोफिलैक्टिक थेरेपी विद विटामिन बी12 इंडिकेटेड पेशेंट्स, ये सब अब फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन ग्लूटामिक एसिड ये सब बता रहा है कि भाई फोलिक एसिड का ज्ञान कहाँ पे पाया जाएगा, पत्तों में, अपने ईस्ट में, किडनीज, फ्रूट। मतलब डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, कुकिंग की वजह से फोलिक एसिड बहुत हद तक के निपट जाता है। इसलिए कि भाई जो फोलिक एसिड की जो गोलियां होती है उसमें अच्छा खासा फोलिक एसिड मिला रहता है, क्योंकि भाई एब्जॉर्ब होने में एंड सारी जो प्रोसीजर से गुजरते हुए भाई बॉडी को उतना ही मिल पाता है जितनी डेली नीड होती है। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स बता रहा है, तो इस पे भी इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी ये एक चीज, नाइट्रेट डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो गया, डिमिनिश स्टोरेज। एक सेकंड, फोन तो अलग ही आते रहता है प्लेटर वालों को साला, नंबर क्या मिल गया हामखोरों को बस पूरे टाइम। सब्सक्रिप्शन ले लो वही चलता रहेगा। ड्रग इंड्यूस्ड फोलेट डेफिशिएंसी भी हो सकती है, फेरेटोइन, एंटीफोलेट्स, एंटीफोलेट्स में कौन, मिथोट्रिक्सेट, टाइमेथोप्रिम, पाइरिमेथामिन, ये मिथोट्रिक्सेट को एंटी कैंसर ड्रग में तुम पढ़ोगे इसको। फिर इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में डिमांड बढ़ गई है तो फोलेट की एफिशिएंसी हो रही है। मैनिफेस्टेशन क्या है, मेगलोप्लास्टिक अनीमिया, ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस यानी कि अपना जो जीभ है हल्की सी एक इन्फ्लेमेशन, हल्का सा सूजन जैसी मिलती है, डायरिया हो रहा है, जनरलाइज वीकनेस, वेट लॉस हो रहा है अगर बिना किसी रीजन के, तो फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड प्रिपरेशन फोलिक एसिड ट्रीटमेंट ओरली टैबलेट लिक्विड में ही मिलता है, पेरेंटली भी दे सकते हैं इसे। और फोलिक एसिड ये ध्यान रखो, फोलिक एसिड कैल्शियम ल्यूकोवोरिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीथोट्रिक्सिक टॉक्सिसिटी एंड एज एन एडजुवेंट इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो ये एक पॉइंट ज्ञान वाला है, बहुत रेयर चांस से पूछे, बट तुमको ऐसा जनरल नॉलेज तुम्हारी रहे थोड़ी बाकियों के कंपैरिजन में, तो तुम्हें पता रहे कि फोलिक एसिड जैसे कैल्शियम ल्यूकोवरिन भी बोलते हैं, इसे मीथोट्रिक्सिक की टॉक्सिसिटी पे भी यूज करेंगे और मिथेनॉल पॉइजनिंग पे भी एज एन एडजुवेंट देते हैं। यूज क्या है, मेगल प्लास्टिक एनीमिया में दे रहे हैं अपन इसे। प्रोफिलैक्टिक थेरेपी, मिथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी अपन अब भी देखा है जस्ट टू इंक्रीज द एंटी कैंसर इफेक्ट ऑफ 5 फ्लोरोयूरासिल फोलिक एसिड को एडमिनिस्टर्ड विद इट। ये एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ भी अपन इसको देते हैं, ये उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए। एडवर्स इफेक्ट क्या है, सेफ बट इंजेक्शन में कॉज हाइपर सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, सिंपल सी बात है। हेमाटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स,
एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइटिन के बारे में बस एक हार्मोन है जो कि किडनी सिंथेसाइज होता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और ये उसके लिए अपन को कौन सा सिग्नल चाहिए, या तो पेशेंट को एनीमिया है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपोक्सिक कंडीशन पे एरिथ्रोपोइटिन सिक्रिएट होता है किडनीज के थ्रू। और उसके एडवर्स इफेक्ट अपन इसको बाहर से देंगे तो उसका क्या हिसाब किताब होगा, तो पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बाकी ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। एंड इसी तरह से भाई ब्लड वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो मुझे फिर शूट करना है कुछ आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, वो सीवीएस का। सीवीएस, उसके बाद जीआईटी, फिर बड़े बड़े चैप्टर्स बचेंगे, सीएनएस, एंडोक्राइन और एंटी माइक्रोबियल। एंडोक्राइन में ट्राई करूंगा कि जल्दी जल्दी हो जाए खत्म, क्योंकि एंडोक्राइन पे यार बहुत सारी चीजें हैं जो कि ईजी है, तुमने पहले से पढ़ी हुई रहती है। पर जो ड्रग्स हैं उसका मैकेनिज्म एक्शन भी कुछ ज्यादा हैवी नहीं रहता। तुमको अगर एंडोक्राइन तुमने फिजियो में पढ़ा है पहले से पिछले साल और 11th 12th में, तो इजीली एंडोक्राइन कवर हो जाता है। बचता है सीएनएस। सीएनएस में काफी सारी चीजें हैं, उसकी ड्रग्स भी थोड़ी अटपटी है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो फिर भी थोड़ा सा इजी पड़ता है, बट सीएनएस लंबा खिंच जाता है। और एंटी माइक्रोबियल में मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके पढ़ाऊं, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल में माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छा खासा है। तो अगर तुम माइक्रोबायो साल भर पढ़ते आ रहे होगे, जैसे मेरे कॉलेज में माइक्रोबायो लगभग, क्योंकि फर्स्ट टेक डिपार्टमेंट है, रोग देते हैं ऑल दैट, तो उसकी वजह से माइक्रोबायो में इंसान पढ़ता रहता है, तो पीछे ट्रीटमेंट लिखा रहता है लैब डायग्नोसिस के लास्ट में, तो थोड़ा सा उससे आइडिया लग जाता है। एंड अपन एंटी माइक्रोबियल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा। अपने आप में वो पढ़ने को बैठोगे तो अपने आप में बहुत डेप्थ है उसमें, नहीं तो जो पेपर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन डेप्थ में अभी उससे जाने की गलती नहीं कर सकता ना, तुमको ले जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है वो। उसमें तो 4-5 लेक्चर हो जाएंगे अगर इसे इन डेप्थ गए तो। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।